हेलो एवरीवन, मैं आकाश शांगडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैनल है जो कि है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको किसी भी टाइप के पैकेज को परचेज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब आपकी जो सारी एजुकेशन है, सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? और हमारे साथ है हमारी पूरी टीम जो आपके लिए, ठीक है, दिन रात एजुकेशनल मटेरियल और कंटेंट जो है वो रेडी कर रही है। मतलब ये कि जो टीम है ये बहुत ही ज्यादा है नायाब। मतलब हम पक्का होंगे एक दिन कामयाब। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और देखते हैं इसमें क्या छुपा हुआ है रसायन विज्ञान के पिटारे में, है ना? तो ध्यान से देखिएगा और कुछ ऐसा सीखेंगे जहां से परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या फिर नहीं है। और उसमें हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो खजाना है रसायन विज्ञान का उसमें पहला सवाल कौन सा है ना? ध्यान से देखिएगा। तो पहले सवाल में क्या पूछा गया है भाई? इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा तत्व नहीं है ना? तो ये सारे सवाल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है ये देख लिया जाए कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन सी चीजें या कौन से मेन टॉपिक्स हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं हमारे आसपास के वो तो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि तत्व हो गया, यौगिक हो गया। बट कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं, मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। और जो मिश्रण है ना वो दो प्रकार में पाया जाता है भाई। पहला तो समांगी है, यानी कि एक समान जिसमें कणों का जो है वो क्या होगा भाई? विस्तरण होगा। ठीक, दूसरा जो है वो विषमांगी है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। मतलब आप बात कर रहे हैं धातु की, कोई ऐसी धातु जो तत्व होती है? बिल्कुल होती है, जैसे कि भाई लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। अच्छा, कोई ऐसी धातु है जो कि तत्व है? बहुत सारी है ऐसी, जैसे कि भाई आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कोई उपधातु के बारे में हम जानते हैं जो आवर्त सारणी में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, जैसे कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब ये कि ये तीनों ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की। बात समझ में आ रही है? कोलाइडी विलयन जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए पानी पूरी वाला पानी, या फिर दूध की भी बात का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन जो है ना वो तत्व नहीं है। जो तत्व होता है, यौगिक होता है, उसका एक रासायनिक गुण होता है और एक रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, बट कोलाइडी विलयन कैसा भी होगा उसको कोई रासायनिक सूत्र नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए कोलाइडी विलयन। चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं कि इस पिटारे में दूसरा सवाल क्या पूछा गया है ना? ध्यान से देखिए। पूछा गया है भाई इनमें से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी कि मिश्रण की बात हो रही है। तो देख लेते हैं। सोडियम है, श्रावित जल है, ठीक है, सोडियम है, श्रावित जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन सबका रासायनिक सूत्र होता है। इन सबका रासायनिक सूत्र होता है भाई। कैसा होता है? तो सोडियम का तो आपका Na हो गया, सोडियम का आपका Na हो गया, है ना? अच्छा, श्रावित जल क्या होता है भाई? ये जो हिम, जो आपके ग्लेशियर वगैरह होते हैं उनसे जो रिश्ता है, तो भाई वो तो शुद्ध H2O है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका भी एक फॉर्मूला हो गया। पर जब आप गंगा जल की बात करेंगे, हालांकि ये मान्यताओं के हिसाब से बिल्कुल साफ है, पर क्योंकि बहुत सारे कारखाने का पानी इसमें मिल जाता है, बहुत सारा बारिश का पानी इसमें मिल जाता है, तो इससे क्या होता है कि यह रासायनिक तरीके से उतना शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जो गंगा जल होगा ना भाई उसमें क्या होगा? तो जल होगा और साथ में क्या होंगे? तो पत्ते होंगे। अच्छा, और साथ में क्या होगा? तो बहुत सारे आयन होंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई है, इसीलिए इसका जो रासायनिक सूत्र है हम वो नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका गंगा जल। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए नदी जो है वो अपने साथ तो साफ पानी लेकर आती है ग्लेशियर से, ठीक है, हिमखंड से। पर क्या होता है उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिससे वो जो पानी है वो अशुद्ध हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? गंगा जल होना चाहिए। ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अब पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो देख लेते हैं भाई। एक तो श्रावित जल है, हाँ ये तो है। गंगा जल नहीं है, अभी हमने देखा था। अच्छा, समुद्र का जो जल है ये भी नहीं है। आप याद करिए, समुद्र के जल से तो नमक बनाया जाता है, मतलब ये कि इसमें बहुत सारे आयन पाए जाते हैं, बहुत सारी गंदगी पाई जाती है ना, इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए श्रावित जल, यानी कि ऐसा जल जो हिमखंडों से रिसता है। बात समझ में आ रही है। तो आंसर होना चाहिए श्रावित जल। चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे कि तत्व या फिर यौगिक। तत्व कहां पाए जाते हैं भाई, तो तत्व रहते हैं कॉलोनी में जिसका नाम है आवर्त सारणी। और बहुत सारे तत्व या एक समान के जो तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं भाई, तो यौगिक बनाते हैं। तो जिनका रासायनिक सूत्र होता है ना वो शुद्ध होते हैं, जिनका नहीं होता है रासायनिक सूत्र वो सारे के सारे मिश्रण होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिए, पूछा गया है यौगिक में तत्वों का जो अनुपात है, किसी भी यौगिक में तत्वों का जो अनुपात है वो कैसा रहता है। तो इन्होंने बोला है भाई निश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है, परिवर्तनशील रहता है, इनमें सभी। कहानी समझ में आ रही है। तो किसी एक यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता वो है जल। कुछ ऐसे ही यौगिक होते हैं जिसके बिना हमारा जो भोजन है वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता, जैसे कि NaCl। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं हमारे पेट के अंदर जो भोजन को पचाने का काम करती हैं, जैसे कि HCl। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन फिक्स्ड है, एक ऑक्सीजन फिक्स्ड है, एक सोडियम फिक्स्ड है, एक क्लोरीन फिक्स्ड है, एक हाइड्रोजन फिक्स्ड है और एक क्लोरीन फिक्स्ड है। कहानी समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि तत्वों का के अंदर जो यौगिक होते हैं उसका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है भाई, तो निश्चित होता है। ये लो, कहानी समझ में आ रही है। तो ये सारे सवाल जब हम करेंगे तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो हमारा चैप्टर है उसका भी रिवीजन साथ साथ में चल रहा होगा। मतलब ये कि हर चैप्टर को हम हर तरीके से पढ़ेंगे, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको लगेगा, आपको फील होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपने मेरे साथ तैयार किए थे। कहानी समझ में आ रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है और धमाकेदार रिजल्ट जो है वो ला कर देना है। बात समझ में आ गई। ध्यान से देखिए। तो भाई ये सारे हमारे यौगिक हैं, इनका जो रासायनिक सूत्र है वो कैसा है भाई, निश्चित है। रासायनिक सूत्र यदि निश्चित रहेगा तो उसका जो अनुपात है वो भी कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए निश्चित होता है। देखते हैं कंप्यूटर जी का क्या कहना है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है परिक्षिप्त प्रावस्था। ओके, अच्छी बात है भाई। और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसकी बात हो रही है। ठीक, परिक्षेपण माध्यम। तो पूछा गया है इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनता है ना उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने देखा था कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है ना उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, कोलाइडी विलयन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। संतृप्त विलयन अलग चीज है, असंतृप्त विलयन अलग चीज है, अति संतृप्त विलयन अलग चीज है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, विलयन तो है पर कैसा है, कोलाइडल विलयन है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात। अब अगले सवाल में क्या पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो आप एक काम करें, आप जिस भी कॉपी में इस क्लास के समय पर आप लिख रहे हैं उस कॉपी में मार्जिन के ऊपर लिख दें कि जिन पदार्थों का रासायनिक सूत्र होता है वो सभी कैसे होते हैं भाई, शुद्ध होते हैं। बात समझ में आ रही है। क्या होना चाहिए, रासायनिक, है ना, क्या होना चाहिए, रासायनिक फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा। तो किसका होता है भाई, दूध का होता है क्या, दूध का तो नहीं होता है, क्योंकि होता इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में दूध, हमें पता चल जाता है, राइट। तो दूध का तो नहीं होता। अच्छा, रक्त का होता है क्या, प्रकार होते हैं बट रासायनिक फॉर्मूला नहीं होता है। इसी तरीके से जल का होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल होता है। हम सबने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल। मिश्र धातु जो है इसका कुछ नहीं कह सकते, मिश्र धातु जो है उसका कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं हो सकता,
मतलब ये कि वो जो अनुपात है धातुओं के बीच में वो कुछ भी हो सकता है। तो भाई आंसर होना चाहिए वो यौगिक जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, यानी कि जल। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? जल होना चाहिए। चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। तो पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जो है वो अशुद्ध है। सीधी बात, जिसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है वही अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो रासायनिक भाई फॉर्मूला जो है, सूत्र है, वो किसका नहीं होता है? देखिए सोडियम का होता है, हाइड्रोजन का होता है, अमोनिया का होता है। सोडियम का क्या होता है भाई? तो Na होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? तो H2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2 के रूप में वातावरण में पाई जाती है। ठीक है, अमोनिया का क्या होता है? तो NH3 होता है। अब वायु का बता दीजिए। अब नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक समांगी मिश्रण है। मतलब ये कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके बाद आपका ऑर्गन है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है। इस तरीके से बहुत सारे जो आपके उसके अंदर उसके अवयव जो हैं वो छुपे हुए हैं। इसका मतलब जो वायु है वो रासायनिक तरीके से भाई कैसी है? अशुद्ध है, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र जो है वो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो आंसर है वो होना चाहिए वायु। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विलयन है? भाई साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल का मिश्रण, स्टार्च का विलयन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, विलयन क्या होता है भाई? तो विलयन ऐसा होता है जिसमें एक विलय होता है। विलयन वो चीज है जिसमें एक विलय होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। जिसमें मिलाया जाता है हम उसको विलायक कहते हैं। जिसको मिलाया जाता है वो विलय है, जिसमें मिलाया जाता है ना, वो क्या है? आपका विलायक है। और दोनों जब मिल जाते हैं तो बनता है विलयन। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा भाई? तो विलय जो है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी फिक्स्ड होना चाहिए, और विलायक जो है उसका रासायनिक सूत्र वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। तो लवण का विलयन जो रहेगा, हम इसको मान सकते हैं कि भाई NaCl को आपने मिलाया किस में? तो H2O में मिलाया, तो आपको NaCl का विलयन मिल गया। तो ये हमारा जो आंसर है होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चौक और जल का मिश्रण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो चौक है ना वो अपने आप में एक मिश्रण है। ठीक है, मतलब इसका रासायनिक फॉर्मूला नहीं हो सकता। देखिए साबुन का रासायनिक फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, पर जब ये जल में मिल जाती है तो उस समय इसमें आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, और आयनीकरण के कारण ये जो है वो विलयन होने की सारी जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। अच्छा, स्टार्च भी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा आपका नमक का जो घोल है वो। ठीक, चलिए अब पूछा गया भाई निम्न में से कौन सा निलंबन है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि जो विलयन है, कोलाइडी विलयन है, और निलंबन की कहानी क्या है ना। ध्यान से देखिएगा। तो क्या किया गया भाई? एक ग्लास ली गई, एक और ग्लास ली गई, एक और ग्लास ली गई स्टूडेंट्स, राइट। सबके अंदर जो है हमने पानी डाल दिया, ये लो, सबके अंदर पानी डाल दिया। रसायन विज्ञान में क्या है, कॉन्सेप्ट्स बड़े आसान होते हैं, पर जिस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिस तरीके के शब्दावली होती है ना, वो इसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप इन सारे शब्दों को पहली बार सुनते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हम बढ़िया से यदि उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो उसके बाद हमारा रिजल्ट श्योरली अच्छा आ ही जाएगा, है ना। ध्यान से देखो। तो पहले में भाई सब में आपने क्या किया? सब में पानी ले लिया। अब इसमें डाला आपने NaCl। अब इसमें आपने क्या डाला? तो इसमें आपने डाला जलजीरा, ठीक है, और इसमें डाली आपने रेत। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो NaCl के जो कण होंगे ना वो आपको दिखेंगे ही नहीं। मतलब ये कि ये विलयन होगा, तो पहला वाला जो है वो क्या होगा भाई? तो विलयन होगा। दूसरा वाला क्या होगा? तो कोलाइडी विलयन होगा, कोलाइडल बोल दीजिए या कोलाइडी बोल दीजिए, है ना। और तीसरा वाला क्या होगा? निलंबन होगा। तो निलंबन वो जिसमें कणों का जो आकार है, कणों का जो आकार है ना वो ज्यादा होता है। चेक कर लेते हैं। चीनी विलयन, सोडा जल, मटमैला जल, साबुन का जल। ठीक है, तो भाई सोडा जल, चीनी विलयन और साबुन का जो जल है, इसमें जो कण है उसके वो हमें नहीं दिखते हैं अच्छे तरीके से। पर जो मटमैला जल है, यानी कि आप किसी तालाब का पानी देख लीजिए या फिर आप नाली का पानी देख लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि जो उसमें कण मिले हुए हैं ना, उनका जो आकार है वो काफी बड़ा होता है। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए मटमैला जल। क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम और कंप्यूटर जी जो है वो एक साथ एक जैसा सोच रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और इन सब के पीछे जो कहानी है ना वो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स।
जिसके वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट वीडियोस जो है वो भी अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की प्लेलिस्ट में। गॉट इट? ध्यान से देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया इनमें से कोलाइडी क्या है? तो चीनी का शरबत है, पीतल है, धुआं है, गोंद है। इनमें से कोलाइडी विलियन कौन सा है? तो देखिए पीतल जो है वो तो मिश्रण है। अच्छा, चीनी का शरबत जो है भाई ये भी मिश्रण है, जो धुआं है वो भी मिश्रण है, तो आंसर हमारा होना चाहिए गोंद। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक, आंसर होगा आपका गोंद। अगले सवाल में पूछा गया निम्न में से तत्व कौन सा है? भाई क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है तत्व को बना पाना, क्योंकि हम सब लोग आवर्त सारणी जानते हैं और ये जानते हैं कि कौन सा तत्व जो है वो कहां पाया जाता है। तो क्या होगा? तो हवा जो है, हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है और लवण। तो ये तो भाई आपका NaCl हो गया, एक प्रकार का लवण। अच्छा, H2O जो है ये आपका जल हो गया। हवा जो है कुछ कह ही नहीं सकते, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, Ar है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी हाइड्रोजन भी है, थोड़ी सी हीलियम भी है, CO2 भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो चलता रहेगा ये। तो कहने का मतलब ये तीनों नहीं हो सकते। अब बचा क्या आपके पास? सॉरी, ये तीनों नहीं हो सकते, है ना। तो आपका जो आंसर है ना वो होगा क्या? ऑक्सीजन। ध्यान से चेक कर लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक, तो तत्व क्या होगा आपका? भाई ऑक्सीजन होगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो भाई कैसे बनेगा? एक समान तत्व या एक से अलग प्रकार के तत्वों का जब आपस में अनुपात फिक्स होता है, जब वो आपस में मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? भाई यौगिक का निर्माण होता है। तो क्या होगा यौगिक? वायु तो मिश्रण है, वायु जो है ये तो मिश्रण है स्टूडेंट्स। अच्छा, ऑक्सीजन ये तत्व है। तांबा जो है, तांबा भी मिश्रण है, मिश्र धातु है भाई। नमक जो है ना ये यौगिक होगा, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं NaCl की। कहानी समझ में आ गई? तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। जो NaCl है वो क्या है? वो एक प्रकार का यौगिक है। बात समझ में आ गई? क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि अधातु कौन सी है? तो आप जब आवर्त सारणी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, टोटल 118 हैं अभी हमारे पास। उनमें से जो बहुत सारे हैं ना वो धातु हैं, पर P ब्लॉक में, ठीक है, और S ब्लॉक की सिर्फ एक धातु जिसको हम कहते हैं भाई हाइड्रोजन, ये अधातुएं हैं। तो देख लेते हैं कि अधातु कौन सी है। तो जर्मेनियम है, सेलेनियम है, आयोडीन है या टाइटेनियम है। तो भाई ये दोनों जो है ना ये कैसे होंगे? तो ये होंगे आपके उपधातु। बात समझ में आ रही है? और टाइटेनियम जो है ये कैसा होगा? ये धातु होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? आयोडीन होगा, क्योंकि सभी जो हेलोजन होते हैं ना स्टूडेंट्स, आयोडीन एक प्रकार का हेलोजन है। और सभी हेलोजन्स कैसे होते हैं भाई? तो वो होते हैं आपके अधातु। तो आंसर क्या होगा आपका? आयोडीन। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल में पूछा गया है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? किसी भी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? इसका मतलब ये कि एक ऐसा अणु जो बिल्कुल अपनी परम स्थिति पर पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही? तो उसका नाम क्या होगा? परमाणु। तो नाम क्या होगा भाई? परमाणु होगा, है ना। अणु नहीं हो सकता, अणु बड़ा होता है, यौगिक और बड़ा होता है। आयन जो है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लिए जाते हैं या फिर दे दिए जाते हैं, तो आयन अलग चीज है। पर आंसर क्या होगा? परमाणु, क्योंकि एक समान परमाणु जो रहेंगे वो किसका निर्माण करते हैं? वो तत्व का निर्माण करते हैं ना। तो आंसर होना चाहिए परमाणु। बिल्कुल सही बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो एक से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है, निलंबन बनता है, विलयन बनता है। निलंबन और विलयन तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो कौन सी चीज बनेगी भाई? तो ये बनेगा आपका यौगिक। तो आंसर क्या होना चाहिए? आपका यौगिक होना चाहिए। एक से अधिक तत्वों को जब आपने मिलाया, उनका जो अनुपात है यदि वो फिक्स्ड है, तो कौन सी चीज मिलेगी आपको? यौगिक। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या पूछा गया है कि आपका जो नमक है, यानी कि NaCl की बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है भाई? NaCl की बात हो रही है। और अमोनियम क्लोराइड जो है आपका, ठीक है, नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, दो चीजें हैं। अमोनियम क्लोराइड है, नमक है। इसके मिश्रण को आप पृथक कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, जो नमक और अमोनियम क्लोराइड है ये दोनों ही जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और दोनों का यदि आपने पाउडर बनाया, एकदम कचुम्बर कर दिया,
ठीक है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सा जो कण है वो नमक का है और कौन सा अमोनियम क्लोराइड का है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जो भाई नमक है ना, ठीक है, इसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, पर जो अमोनियम क्लोराइड है इसका क्या होता है भाई, तो ऊर्ध्वपातन होता है। बात समझ में आ रही है। तो ऊर्ध्वपातन यदि होगा, इसका मतलब ये कि वो सीधे अपनी ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में, यानी कि गैसीय अवस्था में हो जाएगा। वाष्प में नहीं होगा, गैसीय अवस्था में होगा। तो क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन के अंदर हम डाल देते हैं किसका पाउडर भाई, NaCl का, और किसका डाल देते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, NH4Cl होता है। ये लो, ये पूरा पाउडर हो गया आपका, ठीक है। अब आप ये नहीं पहचान पाओगे ना स्टूडेंट्स इसमें कि कौन सा जो कण है वो आपके NaCl का है और कौन सा जो कण है वो आपके NH4Cl का है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर लगाएंगे केमिस्ट्री का दिमाग, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया था और किताबों में भी आपने ये पढ़ा होगा कि ऊर्ध्वपातन में जो ठोस होता है वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। तो जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो NH4Cl है ना वो बाहर चला जाएगा, यानी कि वो वातावरण में चला जाएगा। अब सिर्फ क्या बचा रहेगा, NaCl। तो इस तरीके से हमने NaCl और NH4Cl जो है, ठीक है, इसके जो मिश्रण है उसको क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, ऊर्ध्वपातन। अच्छा, एक और चीज, अब बाकी के जो ऑप्शंस है ना, ठीक है, वो भी हमारा जो बेस है या कॉन्सेप्ट है ना उसको बढ़ाने की कोशिश, हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सरल आसवन। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो घुलनशील द्रवों के बीच में होता है जिनके क्वथनांक में काफी अंतर होता है। इसी तरीके से प्रभाजी आसवन नहीं हो सकता, ये ऐसे घुलनशील द्रवों के लिए होता है जिनके क्वथनांक में अंतर कम होता है। कुछ इसी तरीके से क्रिस्टलीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिस्टलीकरण के लिए एक आपके मिश्रण का जो भाग है वो द्रव के रूप में होना चाहिए और दूसरा वाला जो है वो ठोस के रूप में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों जो है ना वो बिल्कुल नहीं होंगे। कहानी समझ में आ रही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऊर्ध्वपातन। ठीक, देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर जी का भी यही कहना है। अगले सवाल में पूछा गया है कि दूध से क्रीम कैसे पृथक किया जाता है। तो आपने यदि मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है ना, जिसमें हमने पृथक्करण के बारे में बात किया था, अलग अलग प्रकारों के बारे में बात किया था, उसमें मैंने आपको यह बताया था, ठीक है, कि एक जो गाढ़ा दूध है ना उसमें क्रीम ज्यादा रहता है, उसमें वसा ज्यादा रहती है। पतला जो दूध रहता है ना उसमें से क्रीम निकाल लिया जाता है। तो क्रीम कैसे निकाला जाता है, तो आपने मथनी सुनी होगी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय यंत्र बोलते हैं, जिसमें आप, ठीक है, वो जो आपका बर्तन रहता है जिसके अंदर दूध रहता है, ठीक है, उसमें आप ऐसे क्या करते हो, मथते हो, तो उसमें से क्रीम जो है वो बाहर आ जाता है। तो तरीका क्या होगा भाई, अपकेंद्रीकरण। तरीका क्या होगा, अपकेंद्रीकरण, क्योंकि वो जो मथनी है उसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, तो अपकेंद्रीय यंत्र है। तो आंसर क्या होना चाहिए, अपकेंद्रीकरण। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता, प्रभाजी आसवन तभी होगा जब वो कैसे होंगे भाई, दोनों घुलनशील द्रव होंगे। बात समझ में आ रही है। पर दूध जो है ना वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जिसको हम इमल्शन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इसीलिए प्रभाजी आसवन नहीं चलेगा, क्रिस्टलीकरण जो है वो भी नहीं चलेगा, और इनमें से कोई, तो भैया आप तो बाहर ही हैं, आप एक तरफ रहें। तो आंसर क्या होगा आपका, अपकेंद्रीकरण। कहानी समझ में आ रही है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात नहीं है, सही आंसर जो है वो अपकेंद्रीकरण है। ये बाय मिस्टेक हो गया है कंप्यूटर जी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं, भाई लिखा हुआ है रंग वाले घटक यानी कि डाई के नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कैसे किया जाता है, वाष्पीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी पढ़ाया गया है भाई, कैसे करेंगे वाष्पीकरण, क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आप ये यहां पर ऐसा कांच की छोटी सी प्लेट लेंगे। बात समझ में आ रही, कांच की बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी ऐसी प्लेट आपने ले ली, और इसमें आपने क्या डाल दिया भाई, तो इसमें आपने डाल दिया इंक यानी कि स्याही, और उसके साथ किसका भाई, तो यदि वो जल में घुलनशील है तो जल वाला विलयन। और आप इसको क्या करेंगे ना, आप इसको नीचे से धीरे धीरे गर्म करेंगे, इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो ये जो अंदर वाला पानी है ये क्या होगा भाई, ये ऊपर जाएगा। धीमी आंच पर ये जो इंक रखी हुई है काली या फिर नीली, ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इंक है ये अब गर्म होना शुरू हो गई, ठीक। इसमें से जो जल के वाष्प हैं वो चले गए वातावरण में, और सिर्फ क्या बच गई, तो भाई स्याही बच गई। तो आंसर क्या होना चाहिए, वाष्पीकरण द्वारा। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जल का हो गया वाष्पीकरण, वहां पर कौन बच गई, स्याही बच गई।
कुछ इसी तरीके से आप जब होली में रंग बनाते हैं तो आप क्या करें, होली में आप बढ़िया से रंग बना लें, तो आप पानी लेंगे, उसमें आप रंग डाल देंगे। अब आप उसको बहुत दिन तक वैसे ही रख दीजिए, तो पानी पानी उड़ जाएगा और जिस बाल्टी में या बर्तन में आपने रंग बनाया है उसमें जो रंग है वो नीचे की तरफ उसकी तली में बैठ जाएगा। मतलब ये कि वाष्पीकरण से आप किसी रंग वाली चीज या जो आपकी डाई जैसी चीजें हैं इनका आप क्या कर सकते हो भाई, पृथक्करण कर सकते हो। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर होना चाहिए वाष्पीकरण। ठीक, चलो भाई अब क्या पूछा गया है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाएगा। अब यदि दो ऐसे द्रव हैं जो कि अघुलनशील हैं, मतलब ये कि उसको तो हम आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि केरोसिन और पानी। आप यदि केरोसिन और पानी को मिलाएंगे तो केरोसिन जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहेगा, पानी जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे रहेगा। तो क्या करेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, आप एक पृथककारी कीप बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये लो, ये यहां पर पृथककारी कीप बन गई है ना, ये देख लो, ऐसी तो होती है, बिल्कुल होती है इस तरीके से। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, तो इसमें आपके पास केरोसिन भी है और जल भी है। तो ये देखिए, ये रहा आपका केरोसिन, यहां तक रहा आपका केरोसिन, सीन 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 सीन, तो ये हो गया आपका केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से निकलता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम उसको कहते हैं केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल। चलो, तो ये हो गया हमारा केरोसिन। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब जो जल है वो कहां है भाई, तो ये रहा जल, जो कि जीवन है, जल ही जीवन है। ध्यान से देखिए, अब ये हो गया आपका जल, ये यहां पर ऐसे। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको धीरे से खोलना है जिससे पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, और जब आपका जल पूरा खत्म हो जाएगा तो केरोसिन जो है, आप ये वाला जो वॉल्व है इसको बंद कर दें। जैसे आपने इसको बंद किया, जल पूरा बाहर, उसको आप दूसरे बीकर में ले लीजिए, दूसरे बर्तन में ले लीजिए, और केरोसिन वहीं पर अटक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसका उपयोग करेंगे भाई, तो पृथककारी कीप का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे आप, पृथककारी कीप का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? प्रभाजी आसवन नहीं हो सकता, वो होता है घुलनशील द्रवों के लिए। सरल आसवन जो है ये भी घुलनशील द्रवों के लिए। इनमें से कोई नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं है, ये तो विकल्प को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या होगा, पृथककारी कीप। क्रॉस चेक करते हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप सिर्फ एमसीक्यू वाला वीडियो देख रहे हो और इसके पहले हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट वीडियो या वन शॉट वीडियो नहीं देखा हो। ठीक है, तो यदि किसी ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने हर टॉपिक को बढ़िया तरीके से धुनाई की थी, है ना, तो आप एक काम करें, आप पहले जो है कॉन्सेप्ट वीडियो, ठीक, और जो वन शॉट वीडियो है इस चैप्टर का, वो एक बार देख लें। जब आप वो पूरा पढ़ लेंगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप यहां एंट्री मारेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा गया भाई, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक कैसे किया जाता है। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक कैसे किया जाता है, तो एक तो है क्रिस्टलीकरण, नहीं होगा, क्रिस्टलीकरण नहीं हो सकता है। ऊर्ध्वपातन बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन के लिए किसी भी चीज का, कोई ऐसी चीज जैसे कि कपूर, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना जरूरी है। डाई में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में होता है और नेप्थलीन की गोलियों में होता है और कपूर में होता है। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में भी बताया गया है, पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है इसमें। मतलब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी। क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोम का मतलब क्या होगा भाई, रंग। क्रोम यानी क्या होगा, रंग। रंगों को अलग करने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। इसलिए आपने सुना होगा गूगल क्रोम, कलरफुल गूगल। बात समझ में आ रही है? उसमें देखा होगा आपने, सिंबल ऐसा लोगो बना रहता है, उसमें 3-4 कलर बने रहते हैं। दैट्स व्हाई क्रोम। क्रोम यानी क्या होगा, कलर। ठीक, चलो अगले सवाल में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि दो घुलनशील द्रव हैं, मान लिया गया, इनके मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। तो कौन से घुलनशील द्रव ले लेते हैं, तो एसीटोन ले लेते हैं और आपका द्रव जल ले लेते हैं। तो कैसे करोगे भाई, सरल आसवन। क्रिस्टलीकरण या क्रोमेटोग्राफी से नहीं हो सकता, क्योंकि घुलनशील है, कलर वाली बात ही नहीं हो रही है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेबल नहीं है। अपरिवर्तित रह सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सरल आसवन।
दो घुलनशील द्रव यदि हैं और उनके बीच के क्वथनांक में बहुत अंतर है तो उसके पीछे की जो कहानी है वो लिखी जाती है सरल आसवन द्वारा। मतलब सरल आसवन से, भाई एक तो सरल आसवन है और एक प्रभाजी आसवन है, अंतर कर ही लेते हैं। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने यदि चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम है ना, हम सारी चीजें करवाएंगे। तो भाई एक तरफ है आपका सरल आसवन, ना 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 ना, एक तरफ क्या है सरल आसवन और एक तरफ कैसा भाई प्रभाजी आसवन। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, तो एक तरफ है सरल आसवन और एक तरफ है प्रभाजी आसवन। अब जो सरल आसवन है ना वो कब होता है, जब जो पदार्थ हैं उनके क्वथनांक में अंतर ज्यादा होता है। जब क्वथनांक में अंतर ज्यादा होता है, कैसा होता है भाई, ज्यादा होता है। कैसे होता है तो ध्यान से देखिए, तो भाई आपने एसीटोन लिया, क्या लिया, एसीटोन लिया, तो एसीटोन का क्वथनांक कितना है भाई, तो 51 डिग्री सेल्सियस है ना। और यदि आपने जल लिया तो जल के लिए कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एसीटोन के लिए कितना लिया, 51 डिग्री सेल्सियस, जल के लिए कितना है क्वथनांक भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि क्वथनांक में अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उपयोग करेंगे सरल आसवन। बट कुछ चीजें जो हैं वो सरल नहीं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस तरीके से पृथक नहीं की जा सकती, तो उसके लिए फिर एंट्री होती है प्रभाजी आसवन की। अब ये क्या होता है समझते हैं। तो देखिए जैसे वायु है, ठीक है, अब वायु के अंदर जो है नाइट्रोजन हो गया आपका, आर्गन हो गया आपका और आपकी ऑक्सीजन हो गई। अब यदि आप वायु में बात करेंगे नाइट्रोजन की, AR की और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन का कितना है भाई, तो -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि इस तापमान पे हमारी बॉडी कुछ देर भी रह गई तो उसके बाद बॉडी के अंदर का पूरा जो खून है वो जम जाएगा। बात समझ में आ रही है? और फिर किसी भी तरीके से आप उसको पहले वाली अवस्था में नहीं लेकर आ सकते, तो ये बहुत कम तापमान होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इस तरीके से इसका कितना होगा भाई, तो इसका होगा इतना और इसका कितना होगा, तो इसका हम कलर ही चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आप सबके क्वथनांक के बीच में अंतर देखिए, ये वायु के अलग अलग क्या है भाई, घटक हैं, और सबके आप क्वथनांक के बीच में अंतर देखिए बिल्कुल कम है। तो जब अंतर कम होगा ना तब एंट्री होती है प्रभाजी आसवन की। तो आसवन कब होगा, जब घुलनशील द्रव होंगे और उनके क्वथनांकों के बीच में अंतर होगा। लिख लो बिल्कुल अपनी कॉपी में मार्जिन के ऊपर, जो भी चीजें यूनिक होती है उसको आप कहां लिखेंगे, मार्जिन के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, प्रभाजी आसवन क्लियर। तो अब आते हैं ना यहां पर, घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कैसे करेंगे भाई, तो सरल आसवन द्वारा। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि आपका जो घुलनशील द्रव है उनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सरल आसवन द्वारा यही आपका आंसर होगा। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक। देखो एक टॉपिक भी हो गया, सरल आसवन, प्रभाजी आसवन, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं भाई, बिल्कुल सही बात, वो रहा आपका सही जवाब। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या पूछा गया है भाई, इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध पदार्थ होता है, मतलब जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो एकदम फिक्स्ड होता है ना, तो वो क्या होगा आपका शुद्ध पदार्थ होगा। तो देख लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिर्फ नमक की बात होती, NaCl की बात होती तो चल जाता, बट इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है, ये नहीं हो सकता, घी नहीं हो सकता और दूध जो है ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप कहने के लिए तो उसे शुद्ध दूध बोलते हैं, बट रासायनिक विज्ञान के नजरिए से यदि देखा जाए, ठीक है, तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र जो है वो पता हमें नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो वो एक प्रकार का क्या है भाई, समांगी मिश्रण है, जिसे हम विलयन कहते हैं। हम उसे शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि जो विलयन है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ दो ही चीजें होती हैं, तत्व हो सकता है और यौगिक हो सकता है, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ग्लूकोज, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, C6H12 एंड O6। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो। तो देखिए, ये जो मिलावट वाली बात है ये भौतिक दुनिया जो है ना, जैसे ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध घी है, शुद्ध गाय का दूध है, तो ये भौतिक रूप से बिल्कुल सही है, शुद्ध हो सकता है, उसका स्वाद बढ़िया हो सकता है,
ठीक है, उसमें किसी केमिकल की मिलावट नहीं हो सकती है। बट रासायनिक नजरिए से, क्योंकि उसका एक रासायनिक सूत्र नहीं है, वो स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। कहने का मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कण कैसे होने चाहिए भाई? एक समान होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सभी कण कैसे होंगे? एक समान होंगे। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया भाई? विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहा जाता है? मतलब ये कि ऐसे पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो भाई तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण होगा या द्रव्य होगा? तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आपका यौगिक। ध्यान से देखिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आप तत्वों को जब मिलाते हैं, जैसे सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो क्या बन गया? यौगिक बन गया। अच्छा, इसी तरीके से हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या हो गया भाई? वाटर हो गया, जल बन गया आपका, है ना। इसलिए वो क्या होगा? आपका यौगिक होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब पूछा गया है इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है ना। तो कोलाइडी, तो ये तो विलयन है भाई। ये देखो, ये तीनों जो हैं ये क्या है? ये मिश्रण ही तो है ना। कोलाइडी विलयन जो होता है वो तो एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन जो है वो भी एक मिश्रण है। मिश्र धातु में लिखा ही मिश्र है। पर कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है, ठीक है, वो एक समान है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये यौगिक होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये यौगिक होगा। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करते जाने हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो अपना बनाते जाना है। बात खत्म। अगले बिल्कुल सही है ना। चलो अगले सवाल में देखते हैं। निम्न में से यौगिक को चुने। निम्न में से यौगिक को चुने। ठीक है, तो भाई यौगिक क्या होगा? तो देखिए, पीतल जो है वो मिश्रण है, लोटा जो है, लोटा, ये भी आपका, और ये क्लोरीन गैस जो है ना, तो ये क्या है? तो ये भाई तत्व है। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों मिश्रण है आपके। ये दोनों क्या है? मिश्रण है। पर जो जल है ना, ये क्या होगा? आपका यौगिक होगा। क्यों होगा? तो भाई H2O, एक से अधिक तत्वों से मिला हुआ वो चीज जिसका रासायनिक सूत्र एकदम सॉरी, एक से अलग चीजों से, एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? यौगिक बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? जल होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा गया है? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? यौगिक होता है, मिश्रण होता है, कोलाइडी विलयन होता है, निलंबन होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोलाइडी विलयन और निलंबन है ना, वो भी एक प्रकार के क्या है भाई? मिश्रण ही तो है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? यौगिक। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी स्पीड भी थोड़ी बढ़ती जाएगी और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो उसी तरीके से क्लियर होते जाएंगे। तो बस आप बने रहिए और इस पूरे चैप्टर को आज हम बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया भाई जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ाया गया था? कौन सा युग्म सही होगा? तो समांगी और विषमांगी। तो पहले ही नंबर पे जो है हमने सही जवाब में एंट्री मारी है। मतलब आंसर होना चाहिए आपका क। ध्यान से देख लो, समांगी और कैसा? असमांगी, यानी कि समांग और असमांग भी कह सकते हैं। सरल और जटिल भौतिक स्वरूप है। ठोस और द्रव अवस्था की बात हो रही है। इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? समांग और असमांग। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ा जाएगा। चलो, अब पूछा गया भाई सही कथन को चुने। समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था या फेस होता है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब आप बात करेंगे कोहरे की, तो कोहरे में जो है गैसीय अवस्था में, यानी कि वायु में द्रव के जो हैं वो, यानी कि वाटर के जल वाष्प पाए जाते हैं। तो द्रव पाया जाता है किसमें? वायु में, गैस में। मतलब ये कि ये भैया इंफॉर्मेशन गलत हो गई, क्योंकि बात हो रही है समांग मिश्रण की, और कोलाइडी विलयन जो है वो एक प्रकार का समांग मिश्रण है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे कि निलंबन। बिल्कुल सही बात है। आप यदि पानी में रेत डाल दें, उसको मिला दें, तो दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये बिल्कुल सही बात है। समांग मिश्रण में एक जैसे तत्वों से निर्मित होता है। कहने का मतलब कोई कोलाइडी विलयन यदि है तो उसके सभी तत्व एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कोहरा की हम बात करें, जो कि एक समांगी विलयन है, उसमें भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, और भी बहुत सारे तत्व हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और क्या पूछा गया है? विसमांग मिश्रण जो होता है वो यौगिकों से निर्मित होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मिश्रण है, उसका रासायनिक फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी गलत है, ये सही होना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो तत्व क्या है, बात कर रहे हैं तत्व क्या है। तो भाई क्या है? सरलतम पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है।
इसके अंदर यदि हम जाएंगे तो हमें 3 ऐसे छोटे छोटे से कण मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे। पर यदि आप पदार्थ की बात करेंगे तो जो तत्व है सॉरी वो कैसा होगा? सरलतम होगा। अच्छा, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब यदि आपके पास एक छड़ लोहे की है तो उसके अंदर सभी परमाणु जो रहेंगे वो लोहे के ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दोनों सही होंगे, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिया हुआ है निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है भाई जिसका रासायनिक सूत्र होता है जो आवर्त सारणी में पाया जाता है, जिसका एक चिन्ह या सिंबल होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वही क्या होगा भाई? वही होगा तत्व। तो कौन सा होगा? हवा, नमक नहीं हो सकता, हवा नहीं हो सकता, चीनी नहीं हो सकती, सारे के सारे यौगिक हैं। हाँ, आंसर क्या होगा आपका? सोना होगा, क्योंकि जो सोना है ना वो है आपका Au। बात समझ में आ रही है? जो सोना है वो क्या है आपका? Au। अच्छा, परमाणु क्रमांक भी तो दिया है भाई, कितना होगा? 79 होगा। तो जो शुद्ध है, सरलतम रूप है, उसको हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब इस पूरे चैप्टर में तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यही चलता रहेगा स्टूडेंट्स। कहानी समझ में आ रही है? और सवाल जो है ना वो यहीं से पूछा जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक। अगले सवाल में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्या क्वथनांक आपका जो है, ठीक है, या स्वचनांक भी बोल सकते हैं आप, क्वथनांक जो है जिनका, है ना, ध्यान से देखिएगा, क्वथनांक तो अंतर 25 केल्विन से कम होगा, 25 केल्विन से कम होगा। जैसे कि नाइट्रोजन का कितना है भाई? -196, और आर्गन का कितना है? तो -186, मतलब अंतर कितने का है? 10 केल्विन का है। ठीक है, तो क्या होगा? तो कैसे करेंगे? तो प्रभाजी आसवन से करेंगे। बात समझ में आ रही है? सरल है, ज्यादा है यदि 25 आपके केल्विन से या डिग्री सेल्सियस से, तो कैसा करेंगे भाई? सरल आसवन से। पर यदि अंतर बहुत कम है, किसमें? क्वथनांक में, राइट, तो फिर किससे करेंगे? प्रभाजी आसवन से करेंगे। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो ठोस होता है ना वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और बात किसकी हो रही है? द्रवों की हो रही है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कहानी समझ में आई? तो आंसर होगा प्रभाजी आसवन। क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल में क्या पूछा गया है? वायु के जो घटक होते हैं, है ना, वायु के जो घटक गैसों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं हम? तो द्रवित वायु बना ली। अब कौन से मुख्य घटक हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो भाई तो एक तो नाइट्रोजन है आपका, एक आर्गन है आपका, और एक ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, अच्छा, इसका ना मैं आपको प्रतिशत भी लिख देता हूं कि लगभग कितना पाया जाता है। तो देखिए ये लगभग इतना पाया जाता है, ये लगभग, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इतना, और ये लगभग कितना होगा? ध्यान रहे, आगे नहीं बढ़ना चाहिए ये, है ना। तो ये 20.1% रहेगा लगभग। हाँ, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ये तीनों जो है ना, यदि इसका द्रव हमने बना लिया तो सबका क्वथनांक अलग अलग है, इसीलिए हम क्या करेंगे? क्वथनांक में अंतर बहुत कम है। भाई नाइट्रोजन का कितना क्वथनांक है ना, तो ये यहां पर लिख देते हैं क्वथनांक। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वथनांक कितना है भाई? तो -196 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, नॉट इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका कितना है? तो इसका है आपका -186 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका कितना होगा? -183 डिग्री सेल्सियस। तो भाई सबके क्वथनांक में अंतर कितना है? बहुत कम है। अंतर यदि बहुत कम रहेगा तो क्या उपयोग किया जाएगा? प्रभाजी आसवन। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा? प्रभाजी आसवन। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट वाली बात यदि है तो कमेंट बॉक्स में भटकिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन कौन सा है? तो अब कोलाइडी विलयन कौन सा होगा भाई? तो हमेशा याद रखें, जो बादल है वो एक बढ़िया जो है वो कोलाइडी विलयन है ना। चौक का विलयन नहीं हो सकता। हवा जो है वो मिश्रण है, हवा जो है वो मिश्रण है। नमक का विलयन जो है वो सिर्फ विलयन है, कोलाइडी विलयन नहीं है। चौक का विलयन जो है वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो आंसर क्या होगा आपका? बादल होगा। हाँ या ना? चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। चलो पूछा गया है निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता?
तो हम ये देख लेते हैं कि ऊर्ध्वपातित कौन होता है। ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आ जाता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ। तो भाई नौसादर ऊर्ध्वपातित होता है। आयोडीन जो है ये भी होता है, कपूर तो होता ही है, गंधक जो है ना वो नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क है। तो आंसर चेक कर लेते हैं बिल्कुल सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, जिसमें जो रासायनिक सूत्र है आपके पदार्थ का उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कौन सा होगा भाई, पेड़ काटना, लकड़ी जलना, लकड़ी का जलना नहीं हो सकता, रासायनिक है। लोहे में जल लगना ये भी नहीं हो सकता, रासायनिक है। नमक को जल में घोलना और पेड़ काटना, तो भाई ये हमारा आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रासायनिक है। तो आंसर होगा आपका नमक को जल में घोलना, क्योंकि नमक जब जल में घुलेगा तो वो अपने आयन जो है उसमें परिवर्तित होगा, पर वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, और जब वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो किस प्रकार का होगा भाई, तो भौतिक परिवर्तन होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए भाई क्या पूछा गया है, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। कितना बढ़िया सवाल है, आपका कितना नॉलेज बढ़ेगा इस क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, द्रव धातु, तो भाई कौन सी, तो पारा, मरकरी, Hg भी कहा जाता है, इसका सिंबल है, राइट। अधातु कौन सी होगी, तो भाई ब्रोमीन, कौन सी होगी, ब्रोमीन। कहीं छुपा हुआ है क्या, Br, ध्यान से देखो कहीं छुपा हुआ है क्या। पारा सल्फर नहीं हो सकता, लिथियम क्लोरीन नहीं हो सकता, पारा ब्रोमीन होगा, ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है वो है आपकी पारा, यानी कि मरकरी, यानी कि Hg। बच्चों इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, बात समझ में आ रही है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा, लोहे से भी ज्यादा होता है, राइट। हाँ, और कौन सी भाई, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जो है वो बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है, ठीक है, और किस रूप में पाई जाती है, तो द्रव रूप में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका, पारा और ब्रोमीन। क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है और अधातु भी। अच्छा, कंफ्यूज करने की बात हो रही है, बोल रहे हैं सुचालक है और क्या है, अधातु है। अब सामान्यता या हमेशा ही ऐसा होता है कि जो अधातुएं होती है ना सॉरी, जो अधातुएं होती है ना वो क्या होती है भाई, वो कुचालक होती है। आपने कभी सुना कि हाइड्रोजन में से करंट जा रहा है, या आपने कभी सुना कि ऑक्सीजन में से करंट जा रहा है, नाइट्रोजन से करंट जा रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ये कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। पर अपवाद सब जगह पाए जाते हैं, मतलब एक ऐसी अधातु है जो सुचालक भी है और उसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। किससे मिलकर बनी होती है भाई, तो कार्बन से। कार्बन का ही एक अपर रूप जो है या अपरूप जो है वो क्या है आपका, ग्रेफाइट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट। आयोडीन नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम जो है सुचालक तो है पर क्या है भाई, तो धातु है। तांबा जो है वो भी सुचालक है पर क्या है, धातु है। तो ये दोनों नहीं हो सकते, तो ये दोनों नहीं हो सकते, आंसर होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही चीज जा रहे हैं। चलो, पूछा गया निम्न में से कौन सा उपधातु है। सवाल पैदा होता है सर उपधातु क्या होती है, तो सीधी सी बात है, पूरी पीरियोडिक टेबल को भी समझ कर रख लेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो भाई अधातु होती है ना, इस तरफ धातु हो गई, इस तरफ अधातु हो गई, बीच में पाई जाती है उपधातु, जो कि कम तापमान पे, ठीक है, जो कि कम तापमान पे अधातुओं जैसा बिहेव करती हैं और ज्यादा तापमान पे धातुओं जैसा जो है उनके गुणधर्म हो जाते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं उपधातु। कौन सी होगी, तो कॉपर नहीं, ये तो धातु है। ये तीनों यदि आप देखेंगे तो ये कैसी है भाई, तो ये धातु है। पर जर्मेनियम जो है ना वो हमारी क्या है, उपधातु है, ठीक। इसी से हम निर्माण करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, यानी कि हमारा आंसर होगा जर्मेनियम। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, कोलाइडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, विषमांग मिश्रण, क्योंकि कोलाइडी विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है, तो ये आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बाकी के सारे सही हैं, सारे सही हैं, ऊपर वाला जो है वो कैसा है, गलत है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कर्ण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, नहीं 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 नहीं, सही नहीं है। तो भाई विषमांग मिश्रण, तो यही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा होता है। तो सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है,
सबसे पहले विलियन, कोलाइडी विलियन, फिर निलंबन हो गया आपका। तो विलियन के कण तो बहुत छोटे होते हैं, देख ही नहीं सकते आप। कोलाइडी विलियन के कण थोड़े से बड़े होते हैं, निलंबन के कण और भी बड़े होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा होना चाहिए आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए, फिर पूछा गया है बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक करोगे। ठीक है, तो जो बालू है भाई ये भी ठोस है। अच्छा, ये जो है ये भी ठोस है आपका। बालू और नौसादर जो है ये दोनों कैसे हैं भाई, ठोस हैं। ठीक है, अब यदि दोनों ही ठोस हैं तो कैसे अलग करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो चीज है ना, इसमें होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है भाई, ऊर्ध्वपातन होता है। मतलब ये कि ये सीधे ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। ठीक, तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, एक बर्तन लिया जाएगा, बर्तन में दोनों के मिश्रण को डाला जाएगा। तो ये लो, ये भाई बालू का हो गया, ये बालू के कण हो गए, है ना। ये दिखेंगे नहीं बिल्कुल आपको, आपस में इनके बीच में आप जो है वो अंतर नहीं बता सकते हो। कुछ इसी तरीके से मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों के जो कण हैं वो एक जैसे रहेंगे, आप अलग अलग नहीं कर सकते, छान कर भी नहीं कर सकते। तो ये नौसादर के हो गए। अब क्या होगा कि जब आप नीचे से इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर जो नौसादर है इसके जो कण है ये कहां चले जाएंगे, ऊपर, क्योंकि इनमें क्या होगा भाई, ऊर्ध्वपातन होगा और ये ठोस अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। तो नौसादर जो है वो ऊपर चला गया। ये लो, नीले वाले सारे ऊपर, सिर्फ क्या बची रह जाएगी, बालू यानी कि रेत। कहानी समझ में आ रही है। तो इतना आसान होता है इन चीजों को समझना, यदि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। कहां गया, ऊर्ध्वपातन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए भाई, आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चले गए। निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। ओके, नमक तो विलयन बनाता है, तूतिया और खड़िया जो है ये दोनों मिश्रण बनाते हैं। तो आंसर होगा आपका गोंद। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है, आंसर क्या होगा, गोंद। गोंद और जल जो है वो कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो, अब पूछा गया इनमें से कौन सी उपधातु है। तो भाई कौन सी उपधातु होनी चाहिए, तो सोना जो है ये तो धातु है, चांदी भी धातु है, सोडियम जो है, ये तीनों कैसी है, धातु है। तो अब जो बचा वो क्या होगी, उपधातु होगी। तो सिलिकॉन जो है जिसको हम कहते हैं Si, जिसका परमाणु क्रमांक है 14, ये क्या होगी, आपकी उपधातु होगी। मतलब इसके जो गुणधर्म होंगे ना वो धातु और अधातु दोनों के बीच में पाए जाएंगे। तो क्या होगी आपकी सिलिकॉन, आपकी क्या होगी भाई, उपधातु होगी। बात समझ में आ रही, तो ये आंसर होगा। चलिए चेक तो कर लें एक बार, बिल्कुल सही बात है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, मिश्रण बनता है, उपधातु बनती है, यौगिक। तो हमारा सॉरी होना चाहिए यौगिक। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यौगिक। मतलब ये क्या पूरे सवाल लगाएंगे भले ही कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है, पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो दिमाग के अंदर फिट करेंगे। आज ध्यान से देखिएगा, तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए भाई, तो यौगिक होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात है। चलो अब देखो क्या पूछा गया है, निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम जो है वो ठोस है। अवस्था कैसी है भाई, द्रव है, और माध्यम कैसा है, ठोस है। मतलब आपने ठोस में मिलाया है किसको, द्रव को मिलाया है। तो सॉल होगा क्या, नहीं होगा। देखो इमल्शन तो द्रव में द्रव होता है ना। एरोसॉल में बात आती है गैस की, तो आंसर होना चाहिए जेल। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात, बहुत सही। चलिए, परिक्षेपित अवस्था मतलब जिसको मिलाया गया है, परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसमें मिलाया गया है। तो जिसको मिलाया गया है वो द्रव है, जिसमें मिलाया गया है वो ठोस है। क्या होगा, जल होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। पूछा गया है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं। तो एक काम करते हैं, माध्यम में ले लेते हैं पानी, ठीक है, और अवस्था में ले लेते हैं हम क्रीम। क्या मिलाया, क्या मिला, दूध मिला ना। और दूध जो है वो एक प्रकार का क्या है, इमल्शन है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, और जो सवाल है वो आपके रडार में है। बात समझ में आ रही है। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों ही यदि द्रव होंगे तो आंसर क्या होगा आपका, इमल्शन। मतलब तेल रहेगा जल में
और जल रहेगा तेल में। तो तेल यदि जल में है तो उसको हम बोलेंगे तेल जल इमल्शन। और क्या एग्जाम्पल होगा भाई उसका, तो दूध होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया भाई, तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता। तापक्रम बढ़ा रहे हो, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो गैसीय पदार्थ की विलेयता पे क्या असर पड़ेगा भाई। तापमान आपने बढ़ा दिया तो अणुओं के बीच में, ठीक है, जो भी विलेय है उसके अणुओं के बीच में क्या होगा, जो दूरी है वो बढ़ने लगेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी और बाहर निकलने लगेगा। तो विलेयता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, विलेयता कैसी होगी, कम हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखिए, सही की गलत है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल में क्या पूछा गया है कि जो साधारण नमक है ना उसको जलीय विलयन में किस विधि द्वारा पृथक करेंगे। साधारण नमक जलीय विलयन, मतलब तो ये जल है आपका, दो ये लो, ये जल हो गया आपका। क्या डाला, साधारण नमक। भाई क्या होता है, NaCl होता है। कैसे अलग करोगे, तो भाई कारण है उसके पीछे, क्रिस्टलीकरण। बात समझ में आ रही है। श्रवण से नहीं हो सकता, वाष्पीकरण से होगा, बहुत अच्छे से नहीं होगा, ये सभी नहीं हो सकता। तो कारण क्या होगा, क्रिस्टलीकरण। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए अब पूछा गया बादल एक क्या है, तो भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो बादल है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, ठीक है। तो अब गैसीय विलयन नहीं है, निलंबन नहीं है, तो कैसा है भाई, कोलाइडी विलयन है। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा सही होना चाहिए, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन, है ना। तो चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या है भाई आपका, कोलाइडी विलयन या फिर कोलाइड होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल में इन्होंने कौन सी चीज जो है वो पूछी है। तो उससे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है। तो देखते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है ना वो क्या है। पूछा गया है कि जो सोना है जब वो शुद्ध रूप में होता है तो वो मुलायम होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, मुलायम होता है। उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिलाएंगे। अब देखिए, सोना जो है यदि वो अपने शुद्ध रूप में होगा तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। मतलब यदि आप उसमें उससे गहने बनाते हैं, उससे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो कमज़ोर बनेगी, नाजुक बनेगी। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो है तांबा मिला देते हैं। भैया आपने सुना होगा 24 कैरेट का सोना, बात समझ में आ रही है। तो वो क्या है, वो भी पूरा शुद्ध नहीं होता है। उसे हम ऐसा मार्केट में बनाकर बेचते हैं, वो एक अलग कहानी है, बट रसायन विज्ञान के हिसाब से वो भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध कौन सा होता है भाई, जिसमें तांबा ना मिलाया गया हो। और 24 कैरेट के सोने में भी कुछ मात्रा में तांबा जो है वो मिलाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी धातु है जो सोने में मिलाई जाती है, उसको कठोर बनाने के लिए, थोड़ा सा दृढ़ बनाने के लिए कौन सी धातु है, तो भाई तांबा होगी, है ना। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलो अब अगले सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन नहीं और यदि कुछ हो रहा है ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, दूध का जमना दूध का बहुत खट्टा, सॉरी दही का बहुत ज्यादा खट्टा हो जाना नहीं, दूध का जमने में तो क्या होगा कि रासायनिक सूत्र जो भी रहा होगा उसके अंदर का वो बदल गया, दूध से दही बन गया, स्वाद ही बदल गया, अंदर की जो अभिक्रियाएं हुई है ना। एक आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस, क्या होता है भाई, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दही बनने में मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए दूध का जमना जो है ये आपकी रासायनिक परिवर्तन तो है, तो ये नहीं हो सकता। दही का और खट्टा होना मतलब और ज्यादा रासायनिक क्रिया ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता। दूध से मक्खन बनाना मतलब हम बात कर रहे हैं पृथक्करण की। अच्छा ठीक है, पृथक्करण ये हो सकता है। दूध से पनीर बनना नहीं है भी एक रासायनिक क्रिया है। तो हमारा जो आंसर है ना वो होना चाहिए ग, यानी कि दूध से मक्खन बनाना। बात समझ में आ रही, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है। अब यदि विलयन नहीं है तो यौगिक होगा, तत्व होगा, या फिर ठीक है, विलयन कैसा होता है भाई, समांगी मिश्रण है। तो असमांगी मिश्रण होगा, विलयन नहीं है, विलयन नहीं है। तो भाई वायु, पीतल, तांबा और शरबत। तो देखिए
ये तो मिश्रण है, ये जो है ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका मिश्रण है ना, ये मिश्रण हो गया। अच्छा पीतल जो है ये क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है पीतल, है ना, इसलिए आपको इसका रासायनिक सूत्र जो है वो नहीं पता चल पाएगा। तांबा जो है वो एक तत्व है, तो अब क्या बचा, वायु। शरबत दिख रहा है मुझे, तो बात समझ में आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका अच्छा मिश्रण हो गया, मिश्र धातु हो गया, और ये भी एक प्रकार का विलयन ही है। तो आपका जो तांबा है ना वो तत्व है, और जो तत्व होगा वो विलयन नहीं होगा। यहां पर सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है कि विलयन नहीं है, अब वो समांगी और असमांगी इन्होंने नहीं बोला है, तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई, तांबा होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो तांबा है वो विलयन कैसे हो सकता है, वो तो एक प्रकार का तत्व है ना, इसलिए आंसर क्या होगा, तांबा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या पूछा गया भाई, चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या मिलता है। चौक को घोल लिया, जल में डाल दिया, क्या मिलेगा, तो समांगी विलयन तो नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों, समांगी विलयन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको चौक के जो कण है ना वो दिख रहे होंगे। बात समझ में आती है, समांगी विलयन नहीं मिलेगा। अच्छा निलंबन मिलेगा क्या, बिल्कुल सही बात है, निलंबन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यदि आप यहां पर एक डिब्बे में जल लेते हैं, ठीक है, ये भैया आपने जल लिया है और इसमें आपने डाल दिया है चौक, देखो ये चौक डाल दिया आपने ऐसा, तो चौक के कण आपको दिखेंगे ना उसमें, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, निलंबन होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है। कहने का मतलब ये है हमें सिर्फ हमारे आसपास के वो पदार्थ, ठीक है, जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन्हें थोड़ा सा रासायनिक विज्ञान के नजरिए से सोचने की जरूरत है, और आंसर जो है वो हमारे सामने होगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो चौक को पीसकर जल में मिलाया तो भाई वो क्या होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए। कोलाइडी विलयन नहीं होना चाहिए, टिंडल प्रभाव नहीं होगा, तो आंसर होना चाहिए आपका निलंबन। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा मिश्रण है। अब मिश्रण है मतलब रासायनिक सूत्र आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसके जो यौगिक हैं, इसके अंदर जो भी तत्व हैं, इसके अंदर जो भी इसके घटक हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो किस अनुपात में पाए जाते हैं। इसीलिए देख लेते हैं एक बार भाई, चांदी जो है वो तो आपका Ag है, इसका सूत्र होता है, ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन जो है वो भी इसका सूत्र होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये जो है ये आपका H2O है, इसका भी सूत्र होता है, ये आंसर नहीं होगा। एक और बात, ये दोनों जो है ना ऊपर वाले भाई, ये क्या होंगे, तो ये होंगे आपके तत्व, और जो नीचे वाला है भाई ये क्या होगा, तो ये होगा यौगिक, ये क्या होगा, यौगिक होगा। तो अब क्या बची भाई, वायु बची। तो वायु क्या है, मिश्रण है एक प्रकार का। क्यों मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग घटक पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। आप एक रासायनिक सूत्र या एक निश्चित फॉर्मूला जो है वो वायु का नहीं बता सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आंसर क्या होगा भाई, तो वायु होगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल में क्या पूछा गया, शोरे की बात हो रही है और इसकी जल में जो विलेयता है कितने तापमान पे भाई, तो तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, मतलब 31.5 है इसकी क्या भाई, आपकी विलेयता है। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। अब आपसे पूछा गया है 10 ग्राम जल में कितना शोरा घुलाया जाए कि विलयन जो है वो संतृप्त बन जाए। अब ना ये सडनली एक ऐसा न्यूमेरिकल जो सवाल है वो आ गया आपके सामने, तो हम ये समझेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है भाई। देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलेय को आप यदि और ज्यादा मिलाने की कोशिश करोगे तो वो घुलनशील नहीं रहेगा। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे क्या किया गया, आपने 100 ग्राम, देखिए किसके लिए बनाया जाता है भाई, 100 ग्राम के लिए। तो आपने क्या किया भाई आपने जो है इसमें क्या डाल दिया, एक बड़ा सा बर्तन लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बड़ा सा बर्तन लिया हमने, बड़े से बर्तन में हमने क्या किया, 100 ग्राम जो है वो जल डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, है ना। संतृप्त विलयन समझ लेते हैं, असंतृप्त विलयन भी समझ लेते हैं। भाई हमने डाल दिया इसमें 100 ग्राम जल डाल दिया, ठीक है। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संतृप्त विलयन से कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसमें ना हम 200 ग्राम चीनी डाल रहे हैं,
कितनी शक्कर डाली भाई हमने, तो 200 ग्राम डाली। तो शक्कर जो रहेंगे उसके कण यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जल में घुल जाएंगे। सॉरी, बात समझ में आ रही है? तो चीनी के जो कण हैं वो जल में इस तरीके से यहाँ पर घुल जाएंगे। अब आपने चीनी कितनी डाल दी भाई, इसमें 200 ग्राम डाल दी। जल कितना था आपका, 100 ग्राम था। अब यदि आप इससे ज्यादा चीनी घोलने की कोशिश करेंगे तो चीनी इसमें नहीं घुलेगी। मतलब ये कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो रहेगा एक समय बाद नहीं घुल पाएगा, किसमें भाई, विलायक में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त। मतलब उसकी तृप्ति हो चुकी है। वो कैसा हो चुका है, वो संतृप्त हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो संतृप्त विलयन में और ज्यादा विलय नहीं मिलाया जा सकता। क्लियर हो गया? जब भी संतृप्त विलयन की बात होगी, जल की आप हमेशा मात्रा कितनी लेंगे भाई, 100 ग्राम लेंगे। तो 100 ग्राम के लिए कितना होता है, ध्यान से देखो, शोरे की जल में विलेयता कितनी है भाई, 31.5 इतनी है। मतलब 100 ग्राम जल में कितना मिलेगा, 31.5 मिलेगा। तो 10 ग्राम में कितना मिलेगा, 100 रुपए में यदि इतनी कोई चीज आती है, याद करो ऐसे वाले कितने सवाल हम करते हैं मैथ्स में। 100 रुपए में कितना, ध्यान से देखिए, 100 रुपए में कितना, यानी कि 100 ग्राम में कितना, इतना। तो 10 ग्राम में कितना भाई, ध्यान से देखिए, तो कितना होगा, इतना होगा ना। 100 ग्राम में यदि इतना ही मिलाया जा सकता है तो 10 ग्राम में कितना मिलाया जा सकेगा, 3.115। कहानी समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। तो कहीं पर 3.15 गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। चेक कर लेते हैं, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखें, ये किसके लिए करते हैं हम, 100 ग्राम के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसलिए तो विलेयता क्या होगी। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इसका मतलब क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ नहीं है, ये हमारे वातावरण का सामान्य तापमान है। कभी कभी 20 लिया जाता है, कभी कभी 25 लिया जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ध्यान से समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो कितने ग्राम में मिला रहे हैं भाई, 10 ग्राम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, तो संतृप्त विलयन क्या, जिसमें और ज्यादा विलय नहीं मिलाया जा सकता, जो और ज्यादा विलयन बन ही नहीं सकता। असंतृप्त क्या, जिसमें और ज्यादा विलय मिलाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक समय के बाद आप पानी में शक्कर नहीं मिला सकते, वो घुलेगी ही नहीं। कुछ समय तक घुलेगी, उसके बाद और शक्कर मिलाओगे तो वो घुलेगी नहीं। तो विलयन कैसा हो जाएगा, फिर वो संतृप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है मतलब जो कण रहेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे विलयन जो होता है वो क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। जो विलयन है, जैसे आपने NaCl को किस में डाला भाई, जल में डाल दिया, HCl को जल में डाल दिया, तो क्या बना, समांगी मिश्रण बना। कौन से होते हैं, तो विलयन होते हैं। कौन से होते हैं भाई, तो विलयन होते हैं। कैसे विलयन होते हैं, तो शुद्ध विलयन होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शुद्ध विलयन जो रहेगा वही क्या होगा भाई, आपका समांगी मिश्रण होगा। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है। तो भाई वायु तो आप कोलाइडी है, आपका मिश्रण है सिरका, लकड़ी और सोडा जल। अच्छा, लकड़ी नहीं हो सकती, यदि लकड़ी जो है उसमें अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मुख्य रूप से जो है वो कार्बन होता है। अच्छा, वायु नहीं हो सकती, ये एक मिश्रण है, सब मिश्रण तो है बट कैसा है, समांगी नहीं है। क्या होगा, सिरका। क्या होगा, सिरका। अब ये सिरका क्या चीज है, बात समझ में आ रही है? तो सिरका होता है भाई आपका CH3COOH। बात समझ में आ रही है? CH3COOH, ध्यान से देखिएगा, CH3COOH का 3 और 4% घोल। अब ये कौन सी चीज है, तो भाई ये है आपका एसिटिक, है ना। ये कौन सी चीज है आपका, तो ये है आपका, रुको एक मिनट, बुरा ही लिख देते हैं, रुको। तो ये है आपका एसिटिक अम्ल। एसिडिक अम्ल, ठीक है। इसको हम इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, या फिर इसका सामान्य जो नाम है वो है आपका एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, तो सिरका क्या है, आपका जो एसिटिक अम्ल होता है उसका 3 से 4% क्या होगा, घोल होगा। कहाँ उपयोग होता है भाई, तो भाई मंचूरियन बनाने में होता है, चाउमीन बनाने में होता है, सिरका डालते हैं, विनेगर जैसे आप कहते हैं। और कहाँ पर होता है, वो प्याज को सिरका के घोल में डाल दो तो उसकी जो
क्या होती है, तीखापन होता है वो कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो किसकी बात हो रही है भाई, सिरका की बात हो रही है। तो सिरका क्या है आपका, ये एक समांगी मिश्रण है। अब यदि सिरका की बोतल देखेंगे, विनेगर की बोतल देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर वाले जो कण है ना वो दिखते नहीं है आपको, पानी जैसा दिखता है, अजीब सी उसकी गंध होती है, पर अंदर के जो कण है ना वो नहीं दिखते हैं आपको। कहने का मतलब वो क्या होगा, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होगा। सोडा जल नहीं हो सकता, वायु नहीं हो सकती, रकली नहीं हो सकती है। कहानी समझ में आ रही? तो क्या आंसर होगा, सिरका। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट है आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर, ये फिर भी यदि कोई डाउट है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पटक दीजिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको कलेक्ट करके एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके सारे डाउट्स को लेकर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। भाई विलयन, बहुत सारे मिश्रण दिए हैं, विलयन की पहचान करनी, तो समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम विलयन कहते हैं। तो मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये असमांगी मिश्रण है। मिश्रण तो है बट कैसा है भाई, तो असमांगी है। अच्छा, समुद्री जल कैसा है भाई, हाँ ये आपका विलयन हो सकता है, ये समांगी होता है ना, जिसमें हम सिर्फ खारे जल की बात कर रहे हैं, फूल पत्ती को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, कोयला जो है तो भाई ये तो कार्बन है आपका, कोयला जो है ये कार्बन है, और वायु जो है ये फिर से क्या है, एक ऐसी मिश्रण है, ठीक है, जो कि कैसा है, असमांगी है। तो भाई असमांगी है, तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, समांगी ही तो होना चाहिए, समुद्री जल। बात समझ में आ रही है? जो खारा पानी है ना, समुद्री जल समांगी मिश्रण है। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा विलयन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यह पूछा गया है कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या बतानी है आपको। गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या बतानी है आपको, कैसे बताओगे? तो हमने ये जाना है कि जो हमारे तत्व होते हैं वो अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य तापमान पर, है ना। तो बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, च्यवनप्राश की बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी जो चीजें हैं ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पारा हो गया, जैसे कि आपका ब्रोमीन हो गया। बात समझ में आ रही है? पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं स्टूडेंट जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य अवस्था पर, सामान्य तापमान पर। तो कौन से होंगे भाई? तो देखिए, ये करने से पहले हम उन तत्वों को ही जान लेते हैं। सिर्फ यदि ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो हम उसको रट लेंगे, और हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है, उसको बढ़िया से समझना है। बात समझ में आ रही है? तो भाई कौन से होंगे? तो एक तो हाइड्रोजन है, अच्छा इसके बाद वहां कहीं पर हीलियम है, हीलियम से नीचे क्या आता है भाई, तो नियॉन है, इसके नीचे क्या आता है, तो एआर है, इसके नीचे क्या है, तो केआर है ना, जेनॉन है, और लास्ट में रेडॉन है। ये सभी कैसे होते हैं? गैस होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, सारे के सारे कैसे होंगे? गैसीय अवस्था में। अच्छा जी, यहाँ क्या पर क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ये रहा आपका हाइड्रोजन। कुछ और ऐसे आपके तत्व होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि देखो कौन से होंगे, ध्यान से देखना। तो भाई यहां कहीं पर पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अच्छा, इसके बाद फ्लोरीन हो गया, इसके नीचे यहां पर क्लोरीन हो गया। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में हम इसको ऐसे लिखते हैं, पर कहानी ये है कि किस रूप में पाए जाते हैं भाई, तो ये 2 2 2 एंड 2। चेक कर लेते हैं, हमने सारे कवर कर लिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए घ। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ऐसे कितने तत्व हैं जो सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी होगी वो होगी 11 तत्व। भाई कौन से? अभी इसको याद कर लेते हैं, अभी इसको समझ लेते हैं। कौन से भाई? एक तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। और ये क्या है? ये सारे के सारे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये निष्क्रिय गैसें हैं, उत्कर्ष गैसें हैं। बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 11। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, है ना। क्रॉस चेक कर ले एक बार। चलो ये किया क्रॉस चेक, बिल्कुल सही बात। 1 मिनट, बढ़िया से आप सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये सवाल कई बार आपसे पूछा जाएगा कक्षा 10वीं में भी।
क्योंकि वहां पर एक चैप्टर है पदार्थों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर ये चीजें बड़े काम की आती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो भाई अब पूछा गया है निम्न में से चमकीली अधातु कौन सी है। बात हो रही है अधातु की और चमकीली की, तो सबसे पहले सर्च कर लेते हैं अधातु कौन सी है ना। तो अधातु देख लेते हैं भाई, सल्फर अधातु है, बिल्कुल सही है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, आयोडीन भी है। अब जो नाइट्रोजन है हमारी, ये तो रंगहीन है, तो चमकीली का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हमारा ये तो गलत हो गया भाई। सल्फर जो है वो भी चमकीली नहीं होती है ना, तो ये भी नहीं होगा। फास्फोरस जो है वो सफेद, लाल और 3 तरीके से पाया जाता है भाई, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, सफेद, लाल, काला, तो ये भी नहीं हो सकता। तो भाई अब बचा क्या, आयोडीन, तो यही होना चाहिए हमारा आंसर। मतलब मैं उस तत्व की बात कर रहा हूं जिसकी कमी से घिंगा रोग होता है, और तत्व का नाम क्या होगा भाई, तो आयोडीन होगा। बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आयोडीन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आंसर क्या है, चमकीली अधातु बतानी है, तो भाई आंसर क्या होगा आपका, आयोडीन होगा। ठीक है, चलो ये आंसर है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। हाँ बिल्कुल सही है, संयोग से बनता है, मान लिया इस बात को, किंतु जो जल के गुण होते हैं किसके जैसे होते हैं। जल जो है वो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बन जाता है। अब पूछा गया है कि उसके जो गुण होते हैं वो किसके जैसे होंगे, है ना। तो भाई जल का जो फॉर्मूला है वो है आपका H2O, बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार, है ना, तो क्या होगी भाई, 2H2 प्लस O2, और हमें कौन सी चीज मिलेगी, 2H2। तो ठीक है, हाइड्रोजन से मिला, ठीक है, हाइड्रोजन से मिलकर बना, ऑक्सीजन से मिलकर बना, जल बना। पर ध्यान से देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये है तत्व, ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है भाई, तत्व है, ये भी आपका तत्व है। पर इधर जो चीज दी हुई है ना, ये यौगिक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, समझने वाली बात, जब आप सामान्य तापमान की बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन है भाई, ठीक है, क्या है आपका, जो हाइड्रोजन है वो कैसा पाया जाता है, तो वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अभी देखा था हमने। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो भी सामान्य अवस्था में कैसा पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पर जब दोनों को मिलाते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, तो हमें जो जल मिलता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव में। तो इससे एक चीज तो साबित हो गई कि भौतिक गुणधर्म जो होगा जल का वो अलग रहेगा, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आयनीकृत नहीं होंगे, पर जो जल है वो अपने आयंस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। कैसे, H+ मिलेगा, OH- मिलेगा। मतलब ये कि जो जल होगा ना स्टूडेंट्स, वो अपने जो गुणधर्म होंगे वो इनके जैसे तो नहीं दिखाएगा, ना तो वो हाइड्रोजन जैसे दिखाएगा, ना ही ऑक्सीजन से दिखाएगा। लड़ाई हो रही दोनों के बीच में, मेरे जैसे मेरे जैसे। जल का कहना है दोनों के जैसे नहीं, मेरे अपने गुणधर्म रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के जैसे भी नहीं, बिल्कुल भिन्न। मतलब जल के गुणधर्म का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न। क्लियर, इसमें कोई भी यदि डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से हम समझेंगे अपनी एग्जाम के पहले, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाए, और इस कक्षा के साथ साथ अगली कक्षा जो रहेगी उसमें भी आपका ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आए स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, नीचे वाला। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या पूछा गया है, इनमें से उपधातु बतानी है। देखिए, सवाल लगाने के चक्कर में सारी उपधातु याद हो गई आपको। सबसे पहले हमने बात किसकी की थी, जर्मेनियम की थी। उसके बाद हमने एक बात की थी सिलिकॉन की, और अब बात किसकी हो रही है भाई, बोरॉन की हो रही है। क्योंकि जो कार्बन है ना, ये तो अधातु है। ये कैसी है भाई, ये तो अधातु है। अच्छा, ये तो है, इसको तू ना समझे, आधाता नहीं है उसमें। ये कॉपर है, तो ये कैसा है भाई, धातु है। ये कैसा है, ये भी धातु है। अब ये धातु कैसा है, तो द्रव इस रूप में पाया जाता है, द्रव स्टेट में पाया जाता है। ये जो है ये ठोस है। तो ये कैसा है भाई, ये ठोस है। बात समझ में आ रही है। और कार्बन जो है ये भी कैसा है, तो ये भी ठोस है। इसके भी अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे कि हीरा, जैसे कि ग्रेफाइट, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो भाई आंसर क्या होना चाहिए आपका, बोरॉन। मतलब सिर्फ ऑप्शन को रटना नहीं है,
हर चीज को समझना है। मतलब ये कि एक सवाल से 4 निशाने लगाने, आप इधर सिर्फ ऑप्शन रट कर जाएंगे और थोड़ा घुमा फिरा कर यदि दे दिया गया तो आपकी जो मेहनत है ना वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस है ना उनके बारे में भी नॉलेज बढ़ाते रहना है। आप जितना सवाल करेंगे उसमें आपका इस क्लास का तो नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दूसरे चैप्टर्स का और अगली कक्षाओं के लिए भी नॉलेज बढ़ेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10वीं की। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा? बोरॉन। बोरॉन है, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर है बोरॉन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पूछा गया है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। अब कोई चीज यदि पदार्थ है और वो मिश्रण नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो तत्व होगी या फिर यौगिक होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार। तो भाई हवा जो है ये तो मिश्रण है, मिश्रण है। अच्छा, कैसा है? समांगीय, असमांगीय? ठीक है, तो असमांगीय। अच्छा, समुद्र का जो जल है ये तो विलयन ही है, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है भाई? मिश्रण लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, है ना? तो ये भी मिश्रण है। अच्छा, दूध जो है ये भी एक प्रकार का कैसा है भाई? मिश्रण है, और इसको हम इमल्शन बोलते हैं, यानी कि ये समांगी होता है। चलो ये भी लिख लेते हैं, समांगी। ये भी कैसा है? समुद्र का जल, ये भी समांगी आपका। ठीक है, और वायु जो है ये कैसी होगी भाई? तो ये भी मिश्रण होगी आपकी, बट कैसी होगी? विषमांगी होगी, है ना? ये विषमांगी होगी। कहानी समझ में आ रही है? तो ये विषमांगी हो गई। अब आते हैं चांदी पर। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है कितना? Ag। और परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 47 होता है। तो कहने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक भी होता है, एक सिंबल भी होता है, एक चिन्ह होता है, और रासायनिक फॉर्मूला होता है। इसलिए ये मिश्रण नहीं है, ये जो चीज है ना ये क्या होगी? तत्व होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये आंसर क्या होगा आपका? तत्व। तो ध्यान से देखिए, कई चीजें सीखी, बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा हमारा? चांदी। वो मिश्रण नहीं है। बात समझ में आ गई? बढ़िया से नोट कर लो। कर लिया? क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है निम्न में मिश्रण कौन है। इसके पहले क्या पूछा गया था? ध्यान से देखो, कौन नहीं है। अभी क्या पूछा गया? कौन है। तो भाई कौन है? कॉपर है, लोहा है, पीतल है, तांबा है। ध्यान से देखिएगा, जो कॉपर है वो तो आपका क्या है भाई? Cu है। लोहा जो है वो क्या है आपका? Fe है। तांबा क्या है? तांबा का तो कोई परमाणु क्रमांक होता ही नहीं। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा, तांबा, सॉरी, पीतल क्या है? पीतल का परमाणु क्रमांक नहीं होता है। अब बात करते हैं तांबा की। तांबा और कॉपर तो एक ही बात हो गई, Cu। तो जब इन तीनों का सिंबल होता है, रासायनिक सूत्र होता है, तो ये आपके पदार्थ क्या नहीं हो सकते? मिश्रण नहीं हो सकते। पदार्थ है, मिश्रण नहीं हो सकते, तत्व है भाई। तो ये जो है ये दोनों और ये तीनों जो है ना स्टूडेंट्स, ये हैं आपके तत्व। और तत्व जो है वो पदार्थ का शुद्ध रूप है, यानी कि वो मिश्रण नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि मिश्रण क्या है। तो भाई पीतल जो है ना वो मिश्र धातु है, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। और जब बात मिश्र धातुओं की हो तो हमें ये समझना जरूरी कि कुछ और भी होती हैं, जैसे कि कांस्य यानी कि कांसा। इसलिए आपने सुना होगा, है ना, कि भाई 3 प्रकार के पदक मिलते हैं स्वर्ण, रजत यानी कि गोल्ड, सिल्वर, और फिर कौन सा मिलता है? ब्रोंज। तो वो क्या है? वो कांस्य पदक है। तो वो कोई धातु नहीं है, जैसे स्टील कोई धातु नहीं है। धातुओं से, तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज है, उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा आपका? आपका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो होगा आपका पीतल, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, जो दिखता लोहे जैसा, सॉरी सोने जैसा है, थोड़ा थोड़ा ये सोने जैसा दिखता है पर होता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा? पीतल। चलो क्रॉस चेक करेंगे एक बार, ध्यान से देखो, बिल्कुल सही बात। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये सारे नॉलेज को गेन करने में, सीखने में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम जितने क्वेश्चंस लगाएंगे ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। बात समझ में आ गई? तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो कितना घुमाते हैं, कितना ज्यादा घुमाते हैं स्टूडेंट्स को। बट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने भी ठान कर रखा हुआ है कि आप कितना भी घुमा दीजिए, हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको धमाका बड़े तरीके से सीखेंगे और फिर एग्जाम में करेंगे धमाका। बात समझ में आ रही है? तो क्या पूछा गया? कौन सही नहीं है, मतलब सीधे बोलो ना कि गलत है, कौन सा जो है वो गलत है। चलिए बात करेंगे हम सारे ऑप्शंस के बारे में।
अब बोला गया है तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं। सही बात है, हमें गलत का पता लगाना है। यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो गुणधर्म होगा वो सोडियम और क्लोरीन के जैसा थोड़ी होगा, अलग ही होगा। H2 का जो गुणधर्म होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग होगा। बात समझ में आ रही? तो ये जो बात है ये भी बिल्कुल सही है, 100% सही है। तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता, यौगिक सरल पदार्थों में या आयनों में विभाजित होते हैं। तत्व विभाजित नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। यौगिक जो है सरल पदार्थों में, ठीक है, ये पदार्थों लिखा हुआ है, में विभाजित हो जाते हैं। बात तो भाई ये भी सही है, क्योंकि इसकी जो पहला स्टेटमेंट का पहला वाला जो पार्ट है वो भी सही है। अब कह रहे हैं गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, तत्वों में नहीं होते हैं। हमेशा तत्वों में विघटित नहीं होंगे। समझने के लिए लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल। हम बात कर रहे हैं NaCl की, और NaCl को मैंने जो है वो गर्म करना स्टार्ट किया। अब जब मैं गर्म करता हूं तो मैं यहां पर एक डेल्टा बना देता हूं। तो विज्ञान में इस डेल्टा का मतलब पता है क्या है? कि आप दे रहे हैं उसमें ऊष्मा, तो क्या होगा, NaCl जो है वो अपने आयन में हो जाएगा परिवर्तित। किस में हो जाएगा भाई? आयन में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यदि वो आयन में भी, अब बोल रहे तत्वों में होगा, जबकि आयन में हो रहा है वो, तो ये जो बात है ना, ये कुछ जमी नहीं, और यही होगा हमारा आंसर, यानी कि घ। चेक करते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात। कहानी समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अगला जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया है। तो देखते हैं कि अगले सवाल में इन्होंने क्या पूछा है ना। तो ध्यान से देखिए, ये बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा यौगिक है, इनमें से कौन सा यौगिक है। तो यौगिक क्या होगा भाई? तो तत्वों से मिलकर बनता है और इसका एक रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो तो O2 है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो तो N2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, अलग अलग तत्वों से बना होना चाहिए, और हवा जो है वो मिश्रण है। तो आपको तत्व और यौगिक में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये होगा हमारा आंसर। अब परेशान क्यों नहीं होना है? क्योंकि तत्व जो रहते हैं उसमें एक ही प्रकार से रहते हैं, यौगिकों में अलग अलग प्रकार के जो तत्व रहते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल में क्या पूछा गया है, निम्न में द्रव धातु को चुने। आपको एक ऐसे धातु के बारे में बताना है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है। सामान्यतः नहीं, लगभग सभी जो धातुएं होती हैं वो आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पर पारा यानी कि मरकरी यानी कि Hg, पारा यानी कि मरकरी यानी कि Hg की जब हम बात करेंगे तो ये किस अवस्था में पाई जाती है भाई? तो ये पाई जाती है कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। कहानी समझ में आ रही? तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। प्रोपेन जो है, पहली चीज तो वो धातु नहीं है, प्रोपेन अलग चीज है। अच्छा, लोहा और सोडियम धातु हैं, पर ये किस में पाई जाती है भाई? ठोस में पाई जाती है। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा। आंसर क्या होगा? पारा, Hg, है ना। चलो, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्न अधातुओं में कौन सी रंगीन नहीं है, मतलब जिसका रंग नहीं होता है। अरे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया। कार्बन जो है उसका थोड़ा सा स्लेटी कलर का, थोड़ा सा ऐसा हल्का धुंधला सा काला टाइप का कलर हो सकता है। कोयला जो है, जो कार्बन से बना है, वो काला होता है, तो रंग तो है, काला है, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन जो है, जो कि ऐसी एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका भी रंग होता है। तो इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, लिखा ही हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। मतलब जो फास्फोरस है वो सफेद है, और सफेद जो है वो कोई रंग नहीं माना जाता है। बात समझ में आ रही है? वैसे तो काला भी नहीं माना जाता है, पर जो कार्बन है वो थोड़ी सी धुंधली होती है, हल्की भूरी होती है, हल्की काली होती है, स्लेटी कलर की होती है, इसलिए इसको भी आप एक रंग कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, बट आंसर होना चाहिए स्वीट फास्फोरस। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि व्हाइट कलर का जो फास्फोरस रहेगा उसको हम रंगीन नहीं मान सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बात किसकी हो रही है? तो धातुओं की हो रही है, और सारे के सारे जो हैं इसमें वो धातु हैं। बिल्कुल सही बात है। चलो तो आंसर चेक कर लेंगे एक बार। क्या बात है, बिल्कुल सही है। क्या पूछा गया है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध तत्व की बात हो रही है और यौगिक की बात हो रही है। मतलब ये कि
बहुत सारे इसमें शुद्ध तत्व होंगे और यौगिक होंगे। तो भाई यौगिक तो अपने आप में ही तत्वों से बनी हुई एक चीज है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप एक काम कर रहे हैं कि यौगिक लें, जैसे कि NaCl है, इसके साथ आप मिला दें कोई शुद्ध तत्व, जैसे कि H2 ले लिया, और कोई मिला दें Cl2 ले लिया, और मिला दिया आपने इसमें ये, और जो है खिचड़ी बना दिया आपने पूरी, है ना। एक और ले लेते हैं आप H2O। तो यौगिकों को भी ले लिया हमने, 2 यौगिक ले लिए हमने, और कुछ एक तत्व ले लिया हमने सामान्य ताप पर। ये जो चीज बनेगी भैया मिश्रण ही होगी ना। सीधी सी बात, खिचड़ी जो बन रही है वो क्या है, मिश्रण ही होगी। भेलपूरी बना डाली आपने तो मिश्रण तो होगी ही। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा भाई, मिश्रण होना चाहिए। यौगिक नहीं हो सकता, तत्व नहीं हो सकता। आप तो समस्या हैं, आप यहां पर हैं ही नहीं, आप ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा भाई, मिश्रण होगा। क्रॉस चेक करते हैं एक बार। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, मजा आ रहा है। जब सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ जाती है और हम सीख जाते हैं ना, उसके बाद जो एग्जाम में हमारा कॉन्फिडेंस रहता है कि अब सर पूरी तैयारी हमने कर ली है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, अब आपको जो पूछना है ना आप पूछ सकते हैं हमसे। बात समझ में आ रही तो ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। अच्छा पहले समझ लेते हैं ये विलयन क्या है। बात समझ में आ रही तो विलयन बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई, एक गिलास लेनी है, गिलास आपने ले ली, अब क्या करना है आपको, पानी डालना है। ये लो पानी डाल दिया, ये लो, यहां तक जो है वो जल डाल दिया, ठीक है। अब जल डाल दिया, अच्छा अब इसमें क्या किया गया, ध्यान से देखेंगे। अब आपने इसमें NaCl डाल दिया। अब जब आपने NaCl डाला तो इसकी जो मात्रा है ना, जल की मात्रा ज्यादा है, जल की जो मात्रा है वो ज्यादा है। अरे सीधी सी बात हो रही है नींबू पानी की, नमक वाले पानी की, ठीक है। और NaCl की जो मात्रा है ना, ये कैसी है भाई, कम है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी ना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं विलायक, क्योंकि वो विलयन बना रहा है ना, दैट्स व्हाई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो ये हो गया हमारा विलायक, और ये क्या हो गया हमारा, विलेय हो गया। कहानी समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है। विलायक हो गया और क्या हो गया भाई, विलेय हो गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो, अच्छा दोनों को मिलाया तो कुछ बना क्या, वो भी देख लेते हैं। तो दोनों को मिलाया तो वो मिला विलयन। मतलब ये दुनिया के लिए वो नींबू पानी होगा, हम लोगों के लिए वो एक विलयन है, जिसके अंदर जो पानी है वो विलायक है, और जो नींबू का रस है वो क्या है भाई, तो वो आपका विलेय है। कहानी समझ में आ रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, अधिक मात्रा वाला जो है वो ये होगा, विलायक होना चाहिए। बात समझ में आ रही। तो क्या ये सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा भाई, विलायक होगा, है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या बोला गया है, जिसकी विलायक में जो घुला होता है। अच्छा मतलब थोड़ा पीछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। जो विलायक में घुला होता है, अच्छा वो विलेय होता है ना, जो विलायक में घुला होता है भाई वो क्या होता है, विलेय होता है। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट क्लियर ही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो विलयन का वो घटक जो विलायक में घुला होता है वो क्या कहलाता है भाई, विलेय कहलाता है। देखो आंसर बिल्कुल सही है, कहानी समझ में आ रही है। तो जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया भाई, विलयन बनाया। कहानी समझ में आई। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सही तो कर लें पहले। चलो अब पूछा गया विलयन क्या है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि जो विलयन है वो विलेय और विलायक के द्वारा बनाया गया एक समांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय के जो कण होते हैं वो विलायक में बहुत अच्छे तरीके से घुलनशील होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो है क्या होना चाहिए भाई, ये हमारा आंसर होना चाहिए समांगी मिश्रण। क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण। कहानी समझ में आ रही है। तो विलयन क्या है, एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो आंसर ये होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात। क्या पूछा गया है, वह विलयन जिसके 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। स्टूडेंट्स कई बार एक सवाल आपके दिमाग में कई बार आता होगा, सर ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जोड़ घटाने वाले सवाल होते हैं, ये तो हम गणित में करते हैं, भाई ये रसायन विज्ञान में कैसे आ गए। तो देखिए रसायन विज्ञान में बाद में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अभी से ही कुछ एक चैप्टर, जैसे कि ये चैप्टर है, इसमें आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स रख दिए जाते हैं। मतलब ये कि जोड़ घटाने वाले सवाल,
बात समझ में आ रही है? तो उससे ना कुछ बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर कैसे करेंगे। आप बस ये याद रखें विलेय क्या है, विलायक क्या है और मात्रा क्या है, और एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसमें हम क्या करेंगे भाई, उन सबका मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं भाई, विलयन के तो विलायक कितना है, 320 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। विलेय जो है वो क्या है, तो नमक है। अच्छा, विलायक के बारे में कुछ नहीं दिया गया। विलेय जो है वो कितना है, 40 ग्राम है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, विलायक जिसमें मिलाया कितना भाई, तो 320 ग्राम। विलेय जिसको मिलाया तो कितना भाई, तो ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम। कहानी समझ में आ रही है? जिसमें मिलाया 320 ग्राम, जिसको मिलाया 40 ग्राम। तो विलियन कितना मिला अपने को, है ना? ध्यान से देखिएगा, विलियन कितना मिला, तो विलियन मिल गया अपने को, ध्यान से देखिएगा, 360 ग्राम। कैसे मिला, कहानी समझ में आई? 320 और 40 कितना होगा, 360 ग्राम हो गया। अब पूछ रहे हैं विलियन की सांद्रता। क्या पूछ रहे हैं, विलियम की सांद्रता, विलियन की सांद्रता। तो भाई सीधी सी बात है, देखो ये जो सांद्रता होती है ना, ये होती है हमेशा विलेय की। विलायक की भी हो सकती है, बट सामान्यतः हम किसके निकालते हैं, विलेय की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सा आसान है। विलेय की सांद्रता, विलियन की जो सांद्रता होती है वो किसके परिप्रेक्ष्य में निकाली जाती है भाई, विलेय के परिप्रेक्ष्य में निकाली जाती है। तो क्या होगी, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, भाई ऊपर रहेगा विलेय का द्रव्यमान, ऊपर जो है ना वो क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? ये रहेगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, है ना? कितना हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान। अच्छा, सांद्रता प्रतिशत निकालते हैं हम, क्योंकि ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है। सांद्रता, सांद्रता प्रतिशत, बात समझ में आ रही है? तो किसमें, विलेय का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? गुणा किससे करोगे भाई, प्रतिशत है 100 से करोगे। बात समझ में आ रही है? तो देख लेते हैं, अरे वैल्यू स्पुट करते हैं ना स्टूडेंट्स, आराम से बन जाएगा। चलो, विलेय कितना है भाई, किधर गया, 40, ठीक है, बहुत बढ़िया। विलियन कितना है, तो 360, अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या, 0 से 0, ये क्या 4 से 9। चलिए, तो सीधे सीधे बात हो रही है, 100 डिवाइड बाय 9 कितना होगा, तो 11 नंबर 99 होता है, तो वहां से अपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद फिर बच जाएगा तो 1%। खेल खत्म हो गया। देखो कितना आसान है। तो ये हमारा आंसर होगा 11 पॉइंट। ये हमारा आंसर होना चाहिए। 5 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप तो हो ही नहीं सकते। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा हमारा, वो रहा वहां पे, कौन सा वाला भाई, ख, 11.1%। ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं, पूरा का पूरा जो खेल है ना वो यहां पर छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, कहां पर भाई, यहां पर छुपा हुआ है, यहां पर छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, ये यहां पर पूरा खेल जो है ना स्टूडेंट्स, वो छुपा हुआ है, परेशान नहीं होना। ऐसा यदि और भी कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पटक दीजिए, मैं सॉल्व करूंगा। बात समझ में आ रही है? हम मिलकर बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास में ही लगा लेंगे। मतलब इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, आपके इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैं क्लियर करा चुका हूं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, विलियन बेसिकली वो किसका होती है भाई, तो विलेय की सांद्रता होती है। तो क्या, विलेय का द्रव्यमान 40 था, विलियन का कितना था, 360 था, जोड़ घटाया वो आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका आंसर। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं कंप्यूटर जी क्या कहना चाहते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, आंसर भी सही है, बिल्कुल सही है आपके स्क्रीन पर। और क्या पूछा गया है, एक विषमांगी मिश्रण की बात हो रही है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, नहीं पर फोकस करना है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये क्या कहलाता है भाई, जब रहते ही निलंबित है तो आप कहलाओगे ही निलंबन ना। जब कभी अटक जाएं सीधे यूज करें कॉमन सेंस। बहुत सारी चीजें विज्ञान में कॉमन सेंस पर आधारित होती है।
बात समझ में आ रही है? मतलब ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, बस उसके पीछे थोड़े से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान से देखिएगा। तो भाई एक विषमांगी मिश्रण की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें कण कैसे रहते हैं भाई? निलंबित रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? निलंबन। कोलाइडी नहीं हो सकता। कण जो है वो अच्छे तरीके से जो है क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। सत्य विलयन नहीं हो सकता। सत्य विलयन का मतलब है विलयन, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो निलंबन हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, क्या पूछा गया है? जब एक घने जंगल में अक्षादान के से सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो हमें क्या अवलोकन करते हैं? बात क्या हो रही है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी गर्मियों के समय पर, ठंड के समय पर आप जैसी अपनी खिड़की हल्की सी खोलते हैं तो सूरज की किरणें अंदर आती हैं। उसी समय पर यदि किसी ने कमरे में झाड़ू लगाई होती है तो आपने देखा होगा कि वो जो धूल के कण होते हैं ना, वो उस रोशनी में इधर उधर जाते हुए दिखते हैं। तो इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसे हम कौन सी चीज कहते हैं स्टूडेंट्स? टिंडल प्रभाव। बात समझ में आ रही है? तो वही पूछा गया है। अब बहुत सारे पेड़ पौधे बने हैं भाई, जंगल बहुत है घना। बात समझ में आ रही है? तो यदि बहुत घना जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे बने हुए हैं, तो सूरज की रोशनी अच्छे तरीके से तो नहीं आ सकती जमीन पर। तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पेड़ ये है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसा पेड़ बना रहे हैं आप, इससे अच्छे तो हम ड्राइंग कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अपन सीख लेते हैं। देखो एक पेड़ ये हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेड़ हो गए, बहुत सारे। चिड़िया भी बना देते हैं। ध्यान से देखो, ये चिड़िया उड़ रही है, ऐसे बहुत सारे पेड़ बना दिए आपने। कहानी समझ में आ रही है? कुछ बच्चे सर चिड़िया बहुत बड़ी है, पेड़ बहुत छोटा है। अरे ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे यार, इट्स ओके। देखो बहुत सारे ऐसे पेड़ बना दिए, यहां पर ऐसे पेड़ बना दिए, तो ये बन गया जंगल। इतना विचित्र जंगल आपने कभी नहीं देखा होगा। अब यदि यहां पर है सूरज, अब यदि यहां पर क्या है? सूरज है। ये लो, ये सूरज है। पहली बार स्टूडेंट्स ने देखा नीले कलर का सूरज और नीले कलर के पेड़ पौधे, ठीक है। अब यहां से सूरज की रोशनी निकली, जब वो ये इस जगह से ऐसे जाएगी, इस जगह से ऐसे जाएगी, तो उससे क्या होगा? थोड़ी सी जगह से जब रोशनी जाती है तो उसके आसपास जो धूल के कण हैं वो यहां वहां गमन करते हुए हमें दिखते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं भाई? टिंडल प्रभाव। तो ये क्या होगा हमारा? टिंडल प्रभाव। कहानी समझ में आ रही है? चेक कर लेते हैं एक बार। कॉम्पटन प्रभाव नहीं हो सकता, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं हो सकता, इनमें से कोई बिल्कुल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा? टिंडल प्रभाव। क्रॉस चेक करते हैं और बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हमारा आंसर होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? तो याद कीजिए, जब मैंने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था, ठीक है, कि किसी भी कोलाइडी विलयन से आप यदि प्रकाश पुंज यानी कि प्रकाश की किरण लेकर जाते हैं यानी टॉर्च मारते हैं तो क्या होगा? उसके जो कण होंगे ना, वो इधर उधर भटकते हुए दिखेंगे। तो वो जो कणों का इधर उधर जाना है प्रकाश की किसमें भाई? उपस्थिति में, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और ये किसमें होता है? तो ये होता है हमारा कोलाइडी विलयन में। किसमें होता है? कोलाइडी विलयन में होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा आपका कोलाइडी विलयन में। तो समझ लेते हैं इनमें से कोलाइडी विलयन कौन सा है? नमक का विलयन शुद्ध विलयन है। ये जो है ये आपका कोलाइडी विलयन तो है, बट इसमें नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट का विलयन नहीं होगा, हाँ स्टार्च के विलयन में होगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है भाई? आपका स्टार्च का विलयन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, है ना। तो अगला जो सवाल है वो क्या होगा? ध्यान से देख लीजिएगा, स्टार्च का विलयन। क्लियर? चलिए तो देखते हैं निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा विलयन है। ओके, तो बात हो रही है बहुत सारे मिश्रणों की और बताना है कि इनमें से विलयन कौन सा है। तो भाई मिट्टी तो नहीं है, समुद्र का जल भी नहीं है, वायु नहीं है, आंसर होना चाहिए सोडा वाटर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऊपर की जितनी चीजें हैं वो मिश्रण तो है पर विलयन नहीं है। मतलब ये कि ये समांगी नहीं है। और विलयन कैसा होता है भाई? समांगी मिश्रण होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर होना चाहिए आपका सोडा वाटर। क्रॉस चेक करते हैं एक बार, है ना। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो भौतिक परिवर्तन है? कौन सा जो है वो भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है यानी कि जो अभिकारक है वो किस में परिवर्तित होता है भाई? उत्पाद में। और दोनों के जो रासायनिक गुण होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने यदि पेट्रोल को जला दिया
पेट्रोल जल गया, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी वाष्प जो है वो दे दिया। अब जो पेट्रोल है उसको आप वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब धुएं से पेट्रोल नहीं बना सकते आप। बात समझ में आ रही? तो वो रासायनिक परिवर्तन है। पर भौतिक परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन में वापस से वो जो प्रावस्था है, वो जो अवस्था है, वो प्राप्त की जा सकती है। कैसे? देखते हैं। भाई लोहे में जंग लगना रासायनिक है, मोमबत्ती का जलना दोबारा से नहीं हो सकता, ये भी रासायनिक है। जल का जमना, हाँ ये भौतिक परिवर्तन है। जल का जो जमना है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भाई कैसे होगा भौतिक परिवर्तन? तो ध्यान से देखिए, पानी को आपने जमा दिया फ्रिज में डाल के, पानी जो है वो बर्फ बन गया, ठीक है, पर उस समय उसका जो रासायनिक सूत्र है ना वो वही का वही रहेगा। कैसे समझते हैं? तो भाई ये जल है, जल को कैसे लिखेंगे आप? तो आप जल को लिखेंगे H2O को ऐसे, कौन सी अवस्था में? तो लिक्विड अवस्था में, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको क्या किया? तो इसको आपने ठंडा कर दिया, आपने इसको जमा दिया। तो जमने में क्या हुआ कि अब आपका ये H2O तो है, बट अब ये कौन सी अवस्था में आ गया भाई? ठोस अवस्था में। तो जो जल होगा ना वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे आप सभी। तो भाई बर्फ में परिवर्तित हो गया। तो जल तो था पहले, अब किस में परिवर्तित हो गया? बर्फ में। क्या रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आया? नहीं आया। मतलब ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसी तरीके से यदि कोयला एक बार जल गया ना तो वापस से आप कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा हमारा? जो जल है ना उसका जम जाना। कहानी समझ में आ रही है? तो यही आपका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे, चलो क्या पूछा गया अभी? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अभी हमने देखा था कौन सा भौतिक परिवर्तन है, अब हम ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कहानी समझ में आ रही है? तो चेक कर लेते हैं एक बार। जल का उबलना, मतलब कि जो जल रहेगा वो परिवर्तित हो जाएगा आपके द्रव से वाष्प में, तो उसके रासायनिक परिवर्तन में कोई चेंज नहीं आएगा ना, उसके रासायनिक जो सूत्र है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? अरे वाष्प नहीं बन पा रहा, वाष्प हो गया ये लो। तो द्रव किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में। पर रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। भाई पहले भी वो H2O था, अभी भी वो H2O है। तो अब क्या होगा? जल का उबलना जो है ये कैसा है? ये भौतिक है, इसको कट मारते हैं। लोहे का पिघलना, लोहा ठोस हो या फिर आपकी द्रव अवस्था में जब परिवर्तन आ रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, वो कैसा होता है भाई? भौतिक परिवर्तन होता है। तो लोहे में जो पिघल रहा है ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जल वाष्प का संघनन, मतलब जो जल वाष्प है, ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो रही है? संघनन मतलब किस में बन रही है भाई? द्रव में बन रही है। अवस्था में परिवर्तन, तो ये जो तीनों चीजें हैं ऊपर वाली, ये है आपकी अवस्था में परिवर्तन। और किसी को यदि पदार्थ की अवस्था के बारे में समझना है और हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में सारी यदि जानकारी चाहिए तो उसकी जो क्लास है, उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें राइट हमने पदार्थ के बारे में सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं कोयले का जलना। अब यदि कोयला जल गया ना, एक बार तो जल गया, वापस से जो राख है वो कोयला कैसे बनेगी? मतलब ये कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चेक कर लेते हैं भाई। बिल्कुल सही बात। तो कोयले का जो जलना है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? सॉरी, कोयले का जो जलना है वो क्या होगा भाई? तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर होना चाहिए आपका घ। चलो देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। जो नमक है वो क्या है? जो नमक है वो कौन सी चीज है? राइट, तो नमक क्या होगा आपका? NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, यदि हम सामान्यतः जो हम नमक उपयोग करते हैं उसकी बात करें तो क्या होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो भाई मिश्रण है क्या? यौगिक तो है, तत्व नहीं है, उपधातु बिल्कुल नहीं है, मिश्रण बिल्कुल नहीं है। तो जो सही जवाब होगा ना वो होगा आपका क्या होगा भाई? यौगिक होगा, और यही आपका सही जवाब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखिए इस पूरे चैप्टर में हमने दो चीजें की, एक तो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए और साथ साथ में हमने इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी किया। जल्दी से 2 मिनट में ये समझ लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। सबसे पहले बात होती है, इस चैप्टर का नाम है,
ठीक है, जिसका नाम है क्या क्या है भाई, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात होती है मिश्रण के बारे में। मतलब कि हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, जैसे कि समांगी मिश्रण जिसको हम विलयन कहते हैं, पर कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जो असमांगी होते हैं जिसको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं भाई, निलंबन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पर ये पदार्थ का रासायनिक विज्ञान के आधार पर अशुद्ध रूप है, जिसे आप मिश्रण कहते हो। शुद्ध रूप क्या है? तो तत्व है और यौगिक है। तत्व और यौगिक कैसे कहते हैं? तो इनका जो रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक जो सूत्र है वो कैसा है भाई, वो एक फिक्स रहता है। कैसे रहता है? आपने सोडियम लिखा, ठीक है, तो सोडियम का 11 है तो ये सोडियम ऐसे फिक्स हो गया। आपने लिखा नमक, यही वाला, तो वो NaCl हो गया। आपने H2SO4 लिखा, ये एक यौगिक है। आपने इस तरीके से O2 लिखा, ये एक तत्व है आपका। तो ये ना पदार्थ के शुद्ध रूप है। बात समझ में आ रही है? और अशुद्ध रूप कौन से होते हैं भाई? तो मिश्रण होते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि जो मिश्रण होता है वो कौन से प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने कवर किया था कि जो मिश्रण होता है, ठीक है, उसका पृथक्करण कैसे करेंगे, है ना। मिश्रण जो होता है उसका पृथक्करण कैसे करेंगे, मतलब ये कि आपको यदि दूध में से क्रीम निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, या फिर आपको यदि नमक और कपूर का जो मिश्रण है उसमें से कपूर बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, या फिर आप स्याही में से कलर बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर सॉरी, आप जो वायु होती है उसके घटकों का पृथक्करण करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। तो पहले पार्ट में मिश्रण के बारे में देखा था इस चैप्टर में। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि जो पदार्थ होते हैं, मिश्रण होते हैं, उसका पृथक्करण कैसे करेंगे। और तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी कि तत्व और यौगिकों के बारे में। तो ये तो इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, पर यदि आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो इसके हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। साथ में यदि आपके पास समय थोड़ा सा कम है तो आप इसका वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैंने एक ही फ्रेम में, एक ही क्लास में डिजाइन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने इसकी NCERT सॉल्यूशन जो है वो भी बनाई हुई है। तो ये सारी चीजें ना स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है इसी प्लेटफॉर्म पर। बात समझ में आ रही है? तो आप सारे वीडियोस देखिए, अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिर्फ ये नहीं करना है कि यूट्यूब पर आगे चैटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, विख रहे हैं, ऐसे नहीं, मतलब पढ़ाई करना है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? जो सारा डेटा है ना, ये आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। क्लियर? तो अभी हमने इसके MCQ क्वेश्चंस लगाए, इसके अलग अलग प्रकार के जो है वीडियोस वो भी अवेलेबल हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हमें हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, और कभी कभी समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है कि सर वीडियो तो चाहिए, पर यूट्यूब में उस वीडियो को छानने में हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करें? कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे गूगल पर जाएं, ठीक है। आप जैसे ही गूगल पर पहुंचेंगे ये तो इसका आंसर था। आप जैसे ही गूगल पर पहुंचेंगे आपको सर्च करना है वहां पर www.magnetbrains.com। जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो पेज है ना वो अवेलेबल होगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सारा मटेरियल आपको यदि एक ही बार में चाहिए, एक ही पेज पर चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के, तो वो आपको इस तरीके से मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक छोटा सा क्लिक और इससे आपका जो रिजल्ट है ना वो बदल जाएगा। और वो क्लिक कौन सी होगी भाई? ये वाली, रजिस्टर फॉर फ्री। क्लिक कीजिए वहां पर रजिस्टर फॉर फ्री में। उसके बाद जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से, वहां क्लिक किया, ये अवेलेबल होगा। मतलब ये कि हमारा पूरा कोर्स, हमारी पूरी टीम आपके सामने, ठीक है, अवेलेबल होगी, और पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर अवेलेबल है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब ये एक दो चैप्टर्स की बात ही नहीं हो रही है, पूरे सिलेबस की, मतलब टॉपिक वाइज वीडियोस की, ठीक है, वन शॉट वीडियोस की, NCERT सॉल्यूशंस की, ओके, MCQ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मतलब यदि आपने इतनी तैयारी कर डाली, इतने वीडियोस यदि आपने देख डाले, बात समझ में आ रही है, तो इससे आपकी जो तैयारी होगी ना एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत अच्छी हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? तो क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज है। आपको यदि फिजिक्स पढ़नी है तो आप यहां पर क्लिक कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा। आपको यदि केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहां पर क्लिक कर दें। आपको यदि सामाजिक विज्ञान पढ़नी है तो आप यहां पर क्लिक कर दें। बाकी के जो चैप्टर्स हैं बाकी के जो विषय हैं वो भी इसमें धीरे धीरे ऐड कर दिए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा खजाना होगा रसायन विज्ञान से। गॉट इट? तो ध्यान से देखिए, आपने क्लिक किया, आपको मिला ये, मतलब आपका जो भी चैप्टर है केमिस्ट्री में वो आपके सामने होगा अलग अलग तरीकों से, जिसमें कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट वीडियो, NCERT सॉल्यूशंस, MCQs, राइट? ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सबके सेपरेट जो क्लासेस हैं, सेपरेट जो वीडियोस हैं, वो वहां पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स। मतलब ये कि आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और बैठकर एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और बढ़िया से जो कॉन्सेप्ट है ना उसको सीखना है। बात समझ में आ रही है? और डिटेल में यदि आप देखना चाहते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये वहां पर अवेलेबल है। कहानी समझ में आ रही है? आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा क्लिक, एक क्लिक और रिजल्ट में चेंज। बात समझ में आ गई? तो एक छोटा सा क्लिक कहां करेंगे आप सभी बच्चे? फुल कोर्स पे, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेने की या पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आपने यहां पर क्लिक कर दिया, अब क्या होगा ध्यान से देखिए। तो जैसे यहां पर 10th क्लास के लिए दिया गया है, इसी तरीके से 9th क्लास के लिए भी हर एक चैप्टर जो है उसके बारे में कंटेंट वीडियो जो है ना वो बनाई जा चुकी है। आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, और यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय में, किसी भी माध्यम में, स्पेशली इन हिंदी माध्यम, बात समझ में आ रही है? आप यदि उसमें तैयारी करना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों के लिए लेकर आया है पूरी एजुकेशन ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में।